एक और बेहद कमजोरी भरा सेशन और दिन के निचले स्तरों पर तेज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए बाजार। और सबसे बड़ी बात, आज किसी लेवल से किसी तरह की कोई रिकवरी अब तक दिखी नहीं। क्या आखिरी 1.5 घंटा वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का कुछ रिलीफ बना रहेगा या फिर दिखेगा कुछ और ज्यादा प्रेशर रहेगा? फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इस वीकली एक्सपायरी के प्रेशर में आपको क्या रणनीति बनानी है, कैसे समझें बाजार की मूव्स को और कहां पर आ सकता है एक्शन। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? तेज गिरावट है दीप, और सबसे बड़ी बात यही कि फिर से 250 अंक लुढ़कता हुआ निफ्टी इस वक्त आपको 17,700 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। किसी भी लेवल पर रुकने और थमने का नाम नहीं लेता दिख रहा है। 1.5% का तेज कट इस वक्त निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 440-450 अंक नीचे। हालांकि कहने के लिए परसेंटेज वाइज बैंक निफ्टी थोड़ा कम कमजोर है, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी एक अहम सपोर्ट लेवल तोड़ा है 37,700 का। 60,000 के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 59,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। तो तेज गिरावट का माहौल आपको सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों में देखने को मिलेगा। लगातार छठे दिन गिरते हुए आईटी और फार्मा शेयर 2-2% कमजोर है। फाइनेंस कंपनियां, एफएमसीजी शेयर, प्राइवेट बैंक्स, ऑटो इंडेक्स, ये सब के सब कमजोर आज आपको नजर आएंगे। अगर हल्की फुल्की खरीदारी है तो सिर्फ एक जगह, और वो है मेटल शेयरों में। और ये सब कुछ तब है जबकि जिनके दुख में हम दुबले हैं वो है अमेरिकी बाजार। वो खुद हरे निशान में डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ बिकवाली का प्रेशर है बरकरार। यूरोप के बाजार 1/4% मजबूत है, 80 अंक मजबूत डाउ फ्यूचर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर हैं। जी दी, बिल्कुल, हमारे बाजार में तो काफ़ी कमजोरी है और किसी भी लेवल पर सपोर्ट नहीं आया अनिल जी। तो दो सवाल बनते हैं मेरे सर। एक तो क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हैं, हमारे बाजारों में इतनी गिरावट क्या है? क्या ये एक्सपायरी का प्रेशर है, वीकली एक्सपायरी, या फिर कुछ और फैक्टर समझें? और दूसरा सवाल सर, ऊंचाई से अब अगर आप देखें, रीसेंट हाई जो 350 का था 18,350, वहां से देखें तो 600 ऑलमोस्ट अब 650 पॉइंट्स का फॉल आ चुके हैं। तो वो 1/3 रिट्रेसमेंट की जो आप बात कर रहे थे वो लगभग होते हुए दिख रहा है। तो क्या अब कोई सहारा लेने का कोशिश कर सकते हैं बाजार? दीप, दो ही चीज़ें हैं, बिकवाली का दबाव है और खरीदारी का अभाव है। इन दोनों चीज़ों से मार्केट का ये बुरा हाल है। बिकवाली का दबाव है एफआईज की तरफ से, लगातार बिकवाली 6 दिनों से आप देख रहे हैं। और आज भी स्क्रीन जो दिखा रही है वो चीख के कह रही है कि एफआईज बहुत तेज बिकवाली करने के मूड में है और किसी भी लेवल से वो बेच रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर ट्रेडर्स की या फिर लोकल फंड्स की इस तरह की एक्शन नहीं होती कि किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके से तेज बिकवाली के साथ वो बेचे। ये काम एफआईज की तरफ से ज़्यादा होता है। तो पहला प्रेशर तो वहाँ से आता हुआ दिख रहा है। आज देखिए, आप ग्लोबल मार्केट्स को बड़ा कल्प्रिट नहीं कह सकते। कहने में कह सकते हैं कि कल डाउ खराब था, लेकिन आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स ने हरे निशान में रखकर मूड ठीक करने की कोशिश की है। आपका एशिया, हांगकांग मजबूत था, लेकिन उसके बावजूद अगर हम गिरें तो ग्लोबल मार्केट्स की इतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी जिम्मेदारी एफआईज की तरफ से। तो एक संकेत आपका न्यूट्रल हो गया, ग्लोबल वाला हल्का सा नेगेटिव, लेकिन भारी नेगेटिव है एफआईज की तरफ से। अब आइए, इस बिकवाली में दिक्कत क्या है, रुक क्यों नहीं रहे? नहीं रुक पाने की दो वजह है। पहली वजह तो ये कि खरीदें क्या, पहले से ही खरीद कर जो बैठे हैं उसी में फंसे पड़े हैं, है ना। वो लॉन्ग पोजीशन ही संभल नहीं रही तो और कहाँ से खरीदा जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम वीकली एक्सपायरी है, और इस वीकली एक्सपायरी के पहले कल का और आज का ट्रेडिंग सेशन छोड़ दे तो आमतौर पर लॉन्ग पोजीशन ही थी, तो वो लॉन्ग पोजीशन आपकी फंसी हुई है और हर 25-50 पॉइंट के साथ आपका मार्क टू मार्केट लॉस बढ़ता हुआ जाता है। तो उस लिहाज से नेचुरली दबाव ज़्यादा है। सो एक तरफ जिनकी तेजी की पोजीशन है उनको कम करनी है, और हर आदमी उछाल का इंतजार कर रहा है यही सोच के कि उछलेगा, ऊपर आएगा तो हमें देना है। तो फिर ऐसे में लेगा कौन? तो लेने वालों का अभाव है और जिनको पोजीशन बना रखी है उनको निकलना है। इन सब के साथ साथ एक और जो आग में घी डालने वाला काम जो है वो वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का है। और एक्सपायरी के दिन आप वॉलेटिलिटी की उम्मीद ज़रूर करते हैं, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में कहीं कहीं ऐसे ट्रेड पकड़ लेते हैं लोग कि जो क्राउडेड ट्रेड हो। क्राउडेड ट्रेड पिछले 5-7 दिनों में तेजी का बना था अनडाउटेडली, मार्केट का मूड माहौल भी वैसा ही था। अब पॉइंट ये है कि अगर डिसिप्लिन के तौर पर 18,200 के नीचे की क्लोजिंग पर निकल जाते तो ठीक, लेकिन निकल जाना इतना आसान होता नहीं है। और न तेजी के वक्त आप इतना तेजी से मार्केट बढ़ेगा ये अंदाज लगा पाते हैं, न मंदी के वक्त इतना तेजी से गिरेगा इसका अंदाज लगा पाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्शन तय कर सकते हैं लेकिन स्पीड तय नहीं कर सकते हैं। और आज बजाय किसी और चीज़ के
जो गिरावट है उसकी स्पीड ज़्यादा परेशान कर रही है, और स्पीड भी इसलिए परेशान कर रही है कि कल के विपरीत आज किसी भी लेवल से किसी भी तरह का कोई साइजेबल पुल बैक नहीं आया है। मार्केट कहीं भी रुककर ये नहीं कह रहा आपको कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, यहाँ से रिकवरी करना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ने सुबह के सत्र में फर्स्ट हाफ में थोड़े ये संकेत दिए कि भाई चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं रुकूंगा। लेकिन पिछले घंटे डेढ़ घंटे से जो बाजार में फ्रेश कमजोरी और जिसकी वजह से निफ्टी न सिर्फ 17,700 के नीचे आया है, इसकी बड़ी वजह निफ्टी की नहीं, बैंक निफ्टी की एडिशनल कमजोरी है। तो अल्टीमेटली कई बार कहते हैं कि मजबूत बाजार में, कमजोर बाजार में मजबूत शेयर या मजबूत इंडेक्स बाद में गिरता है, गिरते समय। तो आज बैंक निफ्टी ने वो काम किया, और स्पेशली 37,700 तोड़कर अगर बैंक निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है तो 37,375 37,500 की रेंज के सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बाजार में ज़्यादा एक्शन कमजोरी का दिख रहा है। अब बचा हुआ है 1.5 घंटा, ओवरसोल्ड मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे सामने पुट कॉल रेशियो 0.72 का दिख रहा है, बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 0.6 का दिख रहा है। ओवरसोल्ड मार्केट है, रिकवरी भी देगा ही, शॉर्ट कवरिंग आएगी ही, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग क्या यहीं से आ जानी चाहिए 17,700 के आसपास, 17,675 से, या थोड़ा और नीचे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक रिकवरी के लिए आखिरी 1.5 घंटे में तैयार होगा बाजार, और हो सकता है फिर वो रिकवरी आपको 101 पॉइंट की निफ्टी में मिल जाए, और बैंक निफ्टी में करीबन आप ये समझ सकते हैं 250 से 300 पॉइंट की रिकवरी मिल सकती है, उसकी तैयारी हो सकती है। बस आपको वो पॉइंट और वो वक्त पकड़ना है जहाँ से रिकवरी के लिए बाजार तैयार होता दिखे। तैयारी है, बस ट्रिगर चाहिए। जी दीप। एब्सोल्युटली, तो रिकवरी के लिए बाजार तैयार है, ट्रिगर चाहिए, बट फिलहाल ऑफ कोर्स 250 से ज़्यादा अंकों की गिरावट आपको निफ्टी में आती हुई दिख रही है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नीचे बाजार आते हुए दिखा है। आइए बता दें आपको कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं जहां पर बाजार की नज़र बनी हुई है, और साथ ही आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स और कुछ नतीजे जो आ चुके हैं। कुशल और वरुण दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर है नज़र? गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो निफ्टी में HUL के नंबर्स आने बाकी हैं, तो वहाँ पर नजर रहेगी आज के लिए। और F&O स्पेस से बायोकॉन, कॉनकॉर, हैवेल्स इंडिया, एम्फेसिस और परसिस्टेंट सिस्टम्स अपने नतीजे घोषित करती हुई नजर आएगी। कल के सत्र में भी नतीजों की यह लंबी लिस्ट निफ्टी में HDFC लाइफ, JSW स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और SBI लाइफ अपने नंबर्स लेकर आएंगी सामने। और साथ ही F&O स्पेस से बंधन बैंक, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, पॉलीकैब इंडिया और PVR अपने नंबर्स जारी करेंगी। AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज का जो है कल IPO का आखिरी दिन है सब्सक्राइब करने का। प्राइस बैंड 166 से 175 रुपये तय किया गया। लॉट साइज 85 शेयर्स का रखा गया है। डेटा पैटर्न्स, इसका एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा। कल के सत्र में इशू प्राइस 585 रुपये प्रति शेयर थी, और लिस्टिंग प्राइस 856 रुपये जो है NSE पर होती हुई दिखी थी। शेवियट, यहाँ पर बाईबैक का आखिरी दिन है। कुल बाईबैक का साइज करीब 43 करोड़ रुपए का था, और बाईबैक प्राइस 1725 रुपये प्रति शेयर तय की गई थी। और सैटरडे में इवेंट आप देखिए, निफ्टी में ICICI बैंक के नंबर्स आएंगे, साथ ही वर्धमान टेक्सटाइल्स नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी चर्चा करते हुए अपनी बोर्ड बैठक करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ट्रिगर्स। नतीजों पर पूरा फोकस बाजार का बना हुआ है। कुछ दिग्गज नतीजे और कुछ और कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। आइए जाने इनके बारे में और खबरों वाले शेयर्स के बारे में वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले एशियन पेंट्स नंबर्स रेवेन्यू फ्रंट पे अच्छे हैं, क्योंकि रेवेन्यू हमारे अनुमान से बेहतर है, और ये अच्छे इसलिए आए हैं क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है। 18% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रही है। माना जा रहा था 10 से 15% की रहेगी, लेकिन उससे अच्छी आई है। हालांकि मार्जिन जो है वो अनुमान से कम है, 18.1% के 19.3% का अनुमान था। बजाज फिनसर्व, यहाँ मुनाफा जो है करीब 1205 करोड़ के आसपास आया है, 1386 करोड़ के आसपास का अनुमान था। वहीं आय भी जो है 15,960 करोड़ से बढ़ के 17,560 करोड़ पे आई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुनाफा 154 करोड़ से बढ़ के 325 करोड़ पे आया। ग्रॉस NPA 5.56% से घटकर 4.73% पे आए हैं। 31 दिसंबर तक जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है 93.77% के आसपास आया है। सेंचुरी टेक्सटाइल कंसोलिडेटेड मुनाफा 31.4 करोड़ से घटकर 12.2 करोड़ पे आया है। इसके अलावा जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी IDFC को लेके सूत्रों के हवाले से कि म्यूचुअल फंड कारोबार बेचने के लिए PE इन्वेस्टर जो है उनके साथ बातचीत चल रही है। इस महीने बिड्स जो है वो बुलवाई जा सकती है। फरवरी तक डील जो है वो पूरी होने की संभावना है। करीब 5,500 से 6,000 करोड़ के आसपास की जो डील है वो हो सकती है। और IDFC फाउंडेशन में को 1,000 करोड़ के आसपास में बेचने की भी योजना बना रहे हैं। ये कैडिला हेल्थ, जायडस को US FDA से एक दवा के लिए मंजूरी मिली है। आंखों से जुड़ी बीमारी की दवा जो है उसके लिए मंजूरी है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, MP पावर से कंपनी को 73 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। मैक्स हेल्थ, मुथूट हॉस्पिटल के साथ लॉन्ग टर्म सर्विस करार जो है इस कंपनी ने कर लिया है। टाटा कम्युनिकेशन, LIC ने हिस्सा घटाया है, 2.76% से घटा के 2.57%।
इसके अलावा सांगे इंडस्ट्रीज में सचिन बंसल जी ने हिस्सा बढ़ाया है, 2.03% से बढ़ा के 4.82% हो गया अब इनका हिस्सा। इसके अलावा ब्लॉक डील्स हुई है आईटीसी में 18 लाख शेयर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा में 11 लाख शेयर्स और अशोक लेलैंड में 11,90,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों काउंटर्स जहां पर एक्शन बन रहा है और 2 दिग्गज नतीजे आ गए हैं, बट एक दिग्गज एचयूएल के नतीजे बाकी हैं और ढेर सारी वायदा कारोबार के कंपनीज के नतीजे आना अभी बाकी है। आइए, बाजार में दोनों तरफ के मौके स्टॉक स्पेसिफिक आपको मिल रहे हैं। तो क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए बीटीएसटीटी का। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु जी। देखिए, क्लियर कट बाजार में एक कमजोरी का माहौल है, लेकिन यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है जो कि सुबह से ही काफी अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया है, और वो सेक्टर है बेसिकली पावर स्टॉक्स का। और यहाँ पर एक स्टॉक जो कि एक अच्छी कंसोलिडेशन से आज एक अच्छे मूव के लिए तैयार है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बाजार जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होंगे, इस काउंटर में एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। स्टॉक काफी समय से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में बना हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर राइट फ्रॉम द वर्ड गो सुबह से ही एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ नजर आया है। 210 के स्ट्राइक में जहां पर लगभग 50 लाख शेयर का एक बिल्टअप था, उसके ऊपर यहाँ पर डिसाइसिवली सुबह से बना हुआ है। काफी सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग उस कॉल ऑप्शन में देखने को मिली है। मुझे लगता है कि पावर ग्रिड में यहाँ से खरीदारी करके चलें। 222 रुपए का टारगेट यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। 209 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पावर ग्रिड में खरीदारी की राय है। और दीपांशु, साथ साथ इसके मेरा थोड़ा सा यहाँ पर बाजार पर व्यू ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से हो सकता है आखिरी 1-1.5 घंटे में एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाए। 37,500 37,650 के जोन में मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं। तो जैसे ही अगर कुछ एक रिवर्सल दिखेगा तो मैं यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड भी शेयर करूंगा। एब्सोल्युटली, तो आपके उस ट्रेड का भी इंतजार रहेगा सर। फिलहाल पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एक्शन में भी है स्टॉक इस समय। एक्शन में कुछ और काउंटर्स भी हैं, दोनों तरफ के मूव आते हुए दिख रहे हैं। पर एशियन पेंट्स, जिसके अभी नतीजे थोड़ी देर पहले आए थे, वरुण भी बता रहे थे पिछले साल बेस हाई था, तो वो एक फैक्टर आपको लेना है। बट डेफिनेटली आय में अच्छी बढ़त रही है और वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा, हालांकि मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर था। एशियन पेंट्स, वागले साहब क्या करना है इस चार्ट पर? फिलहाल 2% ऊपर। दीपांशु, एक सपोर्ट लेवल से ये घुमा है 3,240-50 का वो लेवल है। मुझे लगता है ये अभी ये ट्रेड सेटअप नहीं बैठेगा, लेकिन थोड़ा और ऊपर बिल्कुल जा सकता है। ये लेवल पे 3400 तक का मेरा व्यू होगा। 3400 अगर ब्रेक करता है फिर और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन एट दिस लेवल ऑफ 3350 मुझे नहीं लगता बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होंगे। हाँ, नियरिंग 3300 मिलता है तो बाय करें, 100 रुपए की अपमूव मिल सकती है। आपका स्टॉप लॉस 3250 का होना चाहिए। ओके, तो 3250 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एशियन पेंट्स नतीजों के बाद स्टॉक भी एक्शन में आ रहा है, मोमेंटम पकड़ते हुए इस समय 3350 के लेवल्स पर आया है। बट एक स्टॉक जो आज के बाजार में फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी की वीकनेस के बावजूद आपको अच्छी मूव दिखा रहा है, चोला इन्वेस्टमेंट। इस पर देखिए नजर। आज सुबह सिमी जी इस पर बात कर रही थी, उनके टारगेट्स आते हुए दिखे तीनों। भसीन साहब कल रिकमेंड करके गए थे, और सुमित जी परसों आपके रेडार पर भी था चोला इन्वेस्टमेंट। टॉप गेनर वायदा कारोबार का 650 का लेवल क्रॉस कर लिया है, अब क्या? एक सॉलिड मूव देखने को मिल रहा है। मार्केट्स की गिरावट से स्टॉक को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 675 रुपए से लेकर 700 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, 2 दिन पहले हमने जो रिकमेंड किया था वहां से जो टारगेट दिए थे वो अचीव हो गए हैं, और अब यहाँ से ऊपर में 675 से 700 रुपए तक के लेवल स्टॉक दिखाने को तैयार है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजिशन होल्ड करें, और कोई भी टिप आता है तो खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट, जहां पर खरीदारी की राय अभी भी बनी हुई है। डेज हाई पर है, 6.5% का उछाल वायदा कारोबार में ये काउंटर आपको दिखा रहा है। गिरावट है बजाज ऑटो पर, और 4% नीचे इस समय बजाज ऑटो दिख रहा है। 3300 के लेवल्स तक फिसलते हुए बजाज ऑटो फिलहाल आपको दिखेगा। बंसल जी, कोई राय बजाज ऑटो के चार्ट पर? ये 4% की गिरावट 3300 के करीब सपोर्ट दिखता है या फिर और कमजोरी आ सकती है? देखिए दीपांशु, आज इस स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली है, और टेक्निकली देखें तो एक बड़ा सपोर्ट था 3390 का, वो लेवल तोड़ चुका है। तो एज ऑफ नो दीपांशु, जो 3300 की बात हो रही है वो मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, कोई टेक्निकल लेवल नहीं है यहाँ पर।
और यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट आता है 3270, 3270 के अराउंड एक बड़ा सपोर्ट आता है। तो वेट एंड वॉच है दीपांशु, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, और नई खरीदारी की राय नहीं है बिल्कुल भी अभी। बिल्कुल, इस समय तो नई खरीदारी की राय नहीं है, बाजार भी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। टाटा कॉम, कुणाल जी, इस पर सुबह भी चर्चा हो रही थी, नतीजे थोड़े कमजोर हमें दिखे थे और वहां से रिएक्शन भी आया है। फिलहाल 4-4.5% नीचे टाटा कॉम 1460 के लेवल्स पर। कैसा दिखता है सर? देखिए, जैसे हम चर्चा कर रहे थे दीपांशु, एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक नीचे के लेवल से बहुत अच्छा रिकवर भी हुआ और मुझे लगता है कि देखिए अभी भी हो सकता है कि इसमें करेक्शन और थोड़ा गहरा जाए, बाजार का मूड भी आज अच्छा नहीं है, तो हो सकता है नीचे के लेवल्स देखने को मिल जाए। लेकिन नीचे मुझे लगता है कि टाटा कॉम में डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो मान लीजिए स्टॉक अगर आपको 1400 के आसपास मिल जाए तो बिल्कुल इसको बाय करके होल्ड करें, इसको थोड़ा पेशेंटली होल्ड करें। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको आने वाले समय में 1700 प्लस के लेवल्स दिखाएगा। ओके, तो 1700 प्लस के लेवल्स के लिए टाटा कम्युनिकेशंस, इस पर भी आपको रखनी है नजर, बट पोजिशनल बेसिस पर आएगा। फिलहाल अगर आप देखें तो ऑफकोर्स काफी मूड माहौल खराब बना हुआ है। जैन साहब भी हैं हमारे साथ, और जैन साहब, आपसे राय लेनी थी टायर स्टॉक्स पर। आज सुबह जब हम वरिंदर बंसल के साथ रिजल्ट एक्सरे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी था सीएट के नंबर्स काफी खराब आए हैं और अनएक्सपेक्टेडली काफी सारे पैरामीटर्स पर वीक दिख रहे थे, और उसके बाद बाकी टायर स्टॉक्स में भी आज काफी प्रेशर आया। अपोलो टायर्स, एमआरएफ, जेके टायर्स, सारे काउंटर्स में गिरावट है। क्या समझे सर, इस बार मार्जिन प्रेशर और आ सकते हैं बाकी टायर काउंटर्स में भी? या बिल्कुल, बहुत सही आपने पूछा सवाल। इनफैक्ट मैं सुबह सुन रहा था और मैंने इनफैक्ट रेकमेंड भी किया था जेके टायर शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे अभी एसपीएल मिड कैप में ट्यूसडे को। सडनली मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा करेक्टेड है सारे के सारे और सारे सेक्टर्स चल रहे हैं और ऑटो इंसलरी में थोड़ा थोड़ा माहौल बन रहा था, बट समहाउ टायर स्टॉक्स आर अंडर परफॉर्मिंग एंड पर्टिकुलरली सीएट में तो बहुत बड़ा सरप्राइज है कि इतना बड़ा ओपीएम कट है। एंड रीजन बीइंग कि देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट है और प्लस कुछ इनकी डिमांड ऑफटेक को लेकर भी इश्यूज है। सो देखिए टायर्स में टीवीएस श्रीचक्र काफी बार मैंने रेकमेंड किया हुआ है, और बीकेटी जो बालकृष्ण टायर्स है, और इस बार जेके टायर मैंने शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे, नॉट फंडामेंटली, बट मेरे हिसाब से देखिए बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है। ऑलरेडी हर चीज डिस्काउंटेड है और यहाँ से मुझे लगता है कि अब डाउन साइड कोई इतनी जल्दी नहीं आएंगे, और जैसे ही कार्स में और इनमें वापस से डिमांड ऑफटेक और बढ़ती है तो मुझे लगता है कि ये सब वापस से धीरे धीरे माहौल बनेगा इनमें और वापस से बाउंस बैक करेंगे। सो पैनिक नहीं करें, फंडामेंटली ठीक है, 1-2 क्वार्टर खराब आ सकते हैं, बट ओवरऑल दे आर ऑल गुड क्वालिटी कंपनीज एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से तो जस्ट होल्ड है मेरी साइड से एंड स्टे पुट। तो ये है आपके लिए खरीदार बने रहने की राय। स्टे पुट का मतलब क्या है जैन साहब हिंदी में? अच्छा, हिंदी में पुट लेना है? पुट ले लेना है? नहीं, थैवस बनाए रखे, थैवस बनाए रखे। अच्छा हुआ, नहीं तो अभी आशु जी होते तो बोलते थे स्टे पुट का मतलब पुट लेते रहो और पुट लेके बनाए रखो, पुट को छोड़ो मत, और पुट को डीमेट करा लो, पुट को डीमेट करवा लो। अरे बाप रे, ये नई क्रिएटिविटी थी। पुट डीमेट करवा के अपने अकाउंट में रख लें, कभी भी काम आएंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ काम आएगा। फिलहाल बाजार में अभी कुछ भी काम नहीं आ रहा है, न कुछ खरीदारी न कुछ दुआएं, कमजोरी लगातार है। आइए ऐसे में थोड़ा सा बाजार से हटकर फोकस करते हैं स्टॉक्स पर। कॉनकोर नतीजे आने वाले हैं, इस दिसंबर की तिमाही में कैसा रहेगा कॉनकोर का प्रदर्शन, बताने के लिए तैयार हैं वरुण बताइए अनुमान। अनिल जी, नतीजे तो अच्छे रहने वाले हैं, इनफैक्ट दमदार नतीजे इस कंपनी के रहेंगे। कंपनी ने दरअसल अपना जो क्वार्टरली अपडेट दिया था तब कहा था कि वॉल्यूम्स में करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम 3% बढ़े हैं, लेकिन जो घरेलू वॉल्यूम्स है उसमें करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी का इन्होंने अंदाजा दिया था। तो उसके चलते हमारा मानना है कि कंपनी की जो ओवरऑल बिजनेस है उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है उसके सेक्शन के खुलने से कहीं ना कहीं फ्रेट जो है उसकी आय में बढ़ोतरी होने वाली है। रेवेन्यूज हमारा अनुमान है 12% के आसपास बढ़ेंगे। कुछ प्राइस हाइक भी कंपनी ने ली थी, उसका भी फायदा मिलेगा। 1754 करोड़ से बढ़ के ये 1965 करोड़ के आसपास आएंगे। एबिटा में 24% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 463 करोड़ के आसपास आने वाले। मार्जिन बढ़ेंगे करीब 1 से 1.5%, 21.2% से बढ़ के 23.5%, और मुनाफा 20% बढ़ेगा, 286 करोड़ के आसपास आने वाला है। कंपनी लैंड लीजिंग फीस के तहत करीब 225 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग कर सकती है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा। ट्रेड कॉरिडोर और सेक्शन खुलने पर क्या कंपनी की कमेंट्री होती है ये जानना होगा।
और विनिवेश पे कंपनी की कमेंट्री जानना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। नतीजे तो दमदार रहेंगे। ओके, तो नतीजे तो अच्छे ही रहेंगे। जहां तक सवाल है आपका कॉनकॉर का, कंटेनर कॉर्पोरेशन, देखते हैं किस तरह का एक्शन इस पर बनते हुए दिख सकता है आपको। एक्शन कुछ और नतीजों का भी होते दिख रहा है। फिलिप्स कार्बन जो अब PCBL हो गई है, ये ध्यान रखिए, यहां पर आपको नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। और आय में अच्छी बढ़त देखिए, मुनाफा घटा है, 125 करोड़ से घटकर मुनाफा 111 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है, तो वहां से सहारा नहीं मिला है। आय में अच्छी बढ़त देखिए, देखें अगर कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट है या नहीं। आय 770 करोड़ से बढ़कर 1156 करोड़ की आती हुई दिखी, तो आय में तो दमदार बढ़त आपने आती हुई देखी है, बट मुनाफे का फिगर कमजोरी वाला आते हुए दिखा है PCBL। कुणाल जी, फिलिप्स कार्बन अब PCBL, जरा इसके चार्ट पर राय दें। नतीजों के बाद 3.5% नीचे, वैसे भी बाजार कमजोर है और ये स्टॉक भी दबाव में है, मुनाफे से अच्छा सहारा नहीं मिला है इन्हें। देखिए, एक ब्रेकडाउन इंट्राडे चार्ट्स पर साफ दिख रहा है दीपांशु, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 233-34 पर बड़ा सपोर्ट स्टॉक को है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फॉल आता हुआ दिखेगा। काफी फॉल आ चुका है ऑलरेडी, तो अब इन स्तरों पर एग्जिट ना करें। अगर आपके पास है, होल्ड कर लें, एक स्टॉप लॉस रखें 234 233 के आसपास बने रहें, और मुझे लगता है कि थोड़ी स्थिरता लौट आएगी तो इस स्टॉक में फिर से आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखने की मेरी राय। ओके, पेशेंस रखने की राय PCBL में। P फॉर पेशेंस, P फॉर फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। नतीजों के बाद स्टॉक में मार पड़ती हुई कमजोरी आती दिख रही है। बढ़ते आगे बिगुल हिमांशु जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, ये मेरी तरफ से एक स्पेशल पिक है और स्टॉक का नाम है मिंडा कॉर्प। अनिल जी, इस कमजोरी के बाजार में भी स्टॉक अपना एक, पहली बात तो डे हाई पर है, लगभग 6% आज के सेशन में ऊपर है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अनिल जी, एक मल्टी ईयर, बहुत लंबे समय के बाद एक लंबा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है। लीडिंग इंडिकेटर्स क्लियर कट यहाँ पर अनिल जी, जितना भी, चाहे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें, दोनों ही पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक नई तरह की रीरेटिंग की शुरुआत कर सकता है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पर खरीदारी करें। कोई भी 2-4-5 रुपए का डिप मिलता है, 204-5 के आसपास यहाँ पर ऐड करें। 200 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। पहला टारगेट 230 रुपए का, उसके बाद 250 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स मिंडा कॉर्प में आते हुए नजर आ सकते हैं अनिल जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि राकेश बंसल जी भी इस पर कुछ शायद अपनी टिप्पणी करना चाहें। बंसल जी, मिंदा कॉप कोई राय सर? स्पाइक कर रहा है काउंटर? बिल्कुल दीपांशु, एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है और इस स्टॉक को दीपांशु, मैं और कुणाल जी 2-3 बार इसको 10 की कमाई में रिकमेंड कर चुके हैं, 145 रुपए से रिकमेंड कर रहे हैं। तो जिनके पास है होल्ड करें, और आज भी अभी लेट नहीं हुआ है। ऊपर में 210-211 की एक नेकलाइन टूट रही है और ये स्टॉक अल्टीमेटली ऊपर में 225-228 की तरफ जा रहा है। तो उन टारगेट्स के लिए इन स्तरों पर भी एक अच्छा बेट है और गिरते बाजार में ब्रेकआउट हो रहा है, तो डिलीवरी में खरीदारी की राय होगी मिंडा कॉप के अंदर। ओके, तो यह है आपके लिए मिंदा कॉप। 230-250 के टारगेट के लिए स्पाइक आते हुए दिख रहा है इस काउंटर पर एक स्टॉक आया है या एक कॉल आई है अनिल जी के रेडार पर, आइए जान लेते हैं उनसे बिगुल कल के 2000 का। जी सर। खरीदारी करने की राय है निफ्टी बैंक में। यह हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला हीरो या जीरो कॉल भी मान सकते हैं। आज की एक्सपायरी वाला एट द मनी 37,700 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। ये मिल रहा है लगभग 65 से 70 रुपये के आसपास होना चाहिए, करीबन 65 रुपये के आसपास, 70 रुपये के आसपास आज ही की एक्सपायरी का। ये है हीरो जीरो भी मान सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड अगले 1 घंटे के लिए ही है। 20 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी कि आपकी मैक्सिमम रिस्क होगी 50 पॉइंट की। 50 पॉइंट की रिस्क के साथ आप खरीद सकते हैं 125, 140 और 180। ये 3 टारगेट लेकर आप बैंक निफ्टी का 37,700 की एक्सपायरी का आज का ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर आप स्पॉट लेवल के लिहाज से ट्रेड कर रहे हैं तो 37,700 पर लेना है। 37,600 आज का जो लो है, वहाँ तक अगर बैंक निफ्टी आता है तो थोड़ा और ऐड करना है। उसके बाद 37,500 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 100 पॉइंट और नीचे ऐड करेंगे तो मतलब 150 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस हो गया। आपके टारगेट जो बनेंगे 37,775, 37,850, 37,925, ये 3 छोटे टारगेट है और 38,000 का
आगे फाइनल टारगेट। इन 4 टारगेट के लिए आपको स्पॉट लेवल में बता रहा हूँ, फ्यूचर्स में आप कर रहे हैं तो अलग आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, नोट कर लें। 37,500 का स्टॉप लॉस होगा, 37,775, 37,850, 37,925 और 38,000 ये टारगेट हैं ऊपर की तरफ के। 37,700 का पुट कॉल ऑप्शन खरीदना है 65 रुपये के आसपास, 70 रुपये के आसपास, 20 रुपये का स्टॉप लॉस, 125, 140, 180 जो भी हो। ऑप्शन तो नेचुरली आज ही की एक्सपायरी का है, हीरो या जीरो का है, उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएं। एक हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी और डेटा मेरे तैयार भी हैं। और अगर आप तैयार हैं और जैसा कि बंसल जी कहते हैं, अगर और कोई लोग कतार में नहीं है और मैं ही सबसे आगे हूँ, तो फिर आप बिगुल बजा कर मुझे 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर, आई डोंट थिंक मेरे पास तो कोई कतार में इस समय कॉल्स हैं सर, तो क्योंकि बैंक निफ्टी पर आपने व्यू दे दिया और डेटा रीडिंग का एक हिंट भी दे दिया, तो आइए आज थोड़ा जल्दी ही सही बट अनिल जी से ले लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर ग्लोबल बाजार में कोई परेशानी नहीं है, डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर हैं इस समय, सुबह से ही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हालांकि वैसे 4 दिनों से गिरे हैं डाउ के दाम। नास्डैक फ्यूचर्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, करीब करीब 1/4% से ज्यादा की तेजी, इनफैक्ट 0.4% ऊपर आपको नास्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं, तो अच्छी स्ट्रेंथ अमेरिकी फ्यूचर्स में। यूरोप में हल्की सुस्ती है क्योंकि कल यूरोप के बाजार पॉजिटिव क्लोज हुए थे, तो थोड़ा उसका एडजस्टमेंट है, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है। और एशिया में चीन सपाट बंद हुआ बट हांगकांग 3.5% ऊपर बंद हुआ, जापान भी 1% ऊपर था, तो ग्लोबल बाजार तो इनफैक्ट स्ट्रेंथ दिखा के गए हैं आज। सर हमें क्या करना है? दीप, हमारे एक ही चीज़ खराब है और वो है हमारी स्क्रीन, हमारे लेवल्स, बाकी कहीं कोई खराबी नहीं है, ऐसे आप ढूंढने जाएंगे तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो एक कौन सी फिल्म में डायलॉग आया था, शायद बंसल जी बता पाएंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले जो हैं, कि कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर से ही डर निकल जाए, मतलब डर नहीं बंद कर दे आदमी। वो कौन सी फिल्म में आया भगवान जाने, मुझे याद तो नहीं आ रहा। हाँ, मैरी कॉम वाला, वो जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज थी, उनका याद आया बंसल जी? अनिल जी याद आया। और अनिल जी मैं तो आजकल वैसे ही काफी डरा हुआ रहता हूँ क्योंकि आपकी अनिल जी पूरी टीम तो वर्क फ्रॉम होम कर रही है जी, तो आप किसी ना किसी अनिल जी पैनलिस्ट को पकड़ते रहते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ, बचा रहा हूँ। नहीं, आप तो बिल्कुल बचे हो, टेंशन की बात नहीं, खाली मैं बता रहा हूँ कि आपको वो फिल्म का जो डायलॉग है उस हिसाब से, मतलब मंदी भी इतनी नहीं करें एक साथ कि फिर लोगों का मंदी से डर ही निकल जाए कि ठीक है यार अब क्या है, गिरने ही है जितना गिरने दे। लेकिन अभी यहाँ पर जो बाय कॉल भी दिया है, जो डेटा ये बता रहे हैं कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्योंकि थोड़े ओवरसोल्ड आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से हो गए। कोई बड़ी तेजी या बड़ी खरीदारी का मूड नहीं बन रहा, लेकिन 2-3 चीज़ों को देखें तो उस वजह से आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली आखिरी 1 घंटे में मिल सकती है। और वो दीप वो समझ लीजिए, पहली चीज़ तो ये कि आपका पुट कॉल रेशियो जो है वो ओवरसोल्ड है, 0.72 पर है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 0.60 के आसपास है। वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी है, कल और आज में काफ़ी कुछ लॉन्ग पोजीशन कटी है और काफ़ी कुछ शॉर्ट्स भी बने, तो थोड़े हम शॉर्ट साइड पर हेवी हैं मार्केट में, शॉर्ट्स ज़्यादा बने, लॉन्ग तो कट ही रहे। पुट में पोजीशन काफ़ी कम है, कॉल राइटिंग काफ़ी तगड़ी हुई है, तो एक हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकती है। पहली चीज़ है, इस शॉर्ट कवरिंग में जो आपको एक सपोर्ट मिल सकता है वो मिल सकता है डाउ फ्यूचर्स का। ठीक है, डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट के आसपास ऊपर है और आज सुबह से हरे निशान में बने रहने में कामयाब है, खराब नहीं हो रहे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आखिरी 1 घंटे में जो शॉर्ट सेलर्स है वो कम से कम भले खरीदे ना खरीदे, या खरीदने वाले भी लॉन्ग ट्रेडर्स भी ना खरीदे, उनकी हिम्मत नहीं भी हो, तब भी कम से कम शॉर्ट कवरिंग तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हो भी सकती है कि चलो कोई बात नहीं, पैसा बन रहा है, दिन के लो पॉइंट पर है, आखिरी 1 घंटे में जा रहे हैं, वीकली एक्सपायरी है, शॉर्ट तो काट लेते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए खरीदारी की राय दे रहा हूं, एक बाउंस के लिए, न कि कोई बहुत बड़ी तेजी के लिए। तो उस बाउंस के में आपको थोड़ी ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं, कितना हो सकता है। और अच्छा, उसमें भी क्यों निफ्टी नहीं देकर बैंक निफ्टी दे रहा हूं, उसका रीज़न साफ है दीप, कि निफ्टी अभी भी वो मजबूती नहीं दिखा रहा है जो मुझे दिखानी है, या बैंक निफ्टी अब भी निफ्टी के मुकाबले में कम कमज़ोर है। इसलिए अगर रिकवरी आनी है तो बैंकिंग शेयरों में और बैंक निफ्टी में पहले आनी है। और बैंकिंग शेयरों में भी अभी भी बड़े प्राइवेट बैंक्स जो हैं, ICICI, एक्सिस, इन सब के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, तो रिजल्ट्स के लिहाज से आप थोड़ी उम्मीद रख सकते हैं। सो पॉइंट ये है जो मैंने अभी कॉल दिया आपको, कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की मैं उम्मीद आखिरी 1 घंटे में कर रहा हूँ। अब पहले डेटा देख लिया, डेटा मुझे क्या कह रहे हैं, डेटा ये कह रहे हैं कि 17,600 के नीचे आज एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए वीकली, यानी कि यहाँ से रिस्क आपके 100 पॉइंट की और है मैक्सिमम। 17,700 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, जिसके आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। 56 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है
वो भी लगभग हाईएस्ट के आसपास ही है, तो ये होल्ड होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मजबूती आपको तभी दिखेगी जब 17,800 के ऊपर आप निकले, जहां 95 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। तो ब्रॉडली 16,600 16,800 की रेंज निफ्टी दिखा रहा है और इसके बीचों बीच में ट्रेड कर रहा है, जहां कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, इसलिए हमने निफ्टी को छोड़ दिया। क्यों बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट कवरिंग की बात की है? बैंक निफ्टी 37,500 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट लेवल है, 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग हाईएस्ट है। इतना ही ओपन इंटरेस्ट आपका माफ कीजिए 37,500 पर है, तो 37,900 पर भी उतना ही ओपन इंटरेस्ट, लगभग 25 लाख शेयरों का। तो ब्रॉडली आपकी रेंज जो निकल कर आ रही है बैंक निफ्टी के लिए 37,500 37,900 के आसपास आ रही है, और इसके बीचों बीच में जब आप हैं और 37,700 37,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो एक बार 37,500 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के 37,900 38,000 की रेंज के आसपास के लिए एक बाउंस की आप उम्मीद कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक भी करना है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आपको फास्ट रखनी है, मुनाफे का ट्रेड आपको स्टॉप लॉस करते चलना है, 50 पॉइंट की रिस्क के साथ आप ट्रेड ले रहे हैं, हीरो या जीरो ट्रेड है, जीरो भी हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे आपकी प्रीमियम भी घटेगी, तो आप उतना ही खरीदें जितना आप जीरो हो जाए और रिस्क ले पाएँ, या फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और स्टॉप लॉस का ट्रेल आपका पॉइंट्स के साथ साथ टाइम के हिसाब से भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप 3:30 बजे की तरफ बढ़ेंगे उस कॉल की वैल्यू घटती जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को रियल टाइम बेसिस पे ट्रेल करते चलता पड़ेगा। तो ये आपके लिए डेटा बता रहे हैं, हल्की फुल्की रिकवरी, और उस रिकवरी की लीडरशिप थोड़ी बहुत बैंक निफ्टी से आ सकती है, देखते हैं आती है या नहीं आती है। एग्रेसिव कॉल है और सिर्फ और सिर्फ अगले 1 घंटे 45 मिनट के लिए। जी दीप। एब्सोल्युटली सर, अग्रेसिव कॉल है, हीरो या जीरो है, रिस्क के हिसाब से आप लीजिए, बट ले सकते हैं अगर आप चाहें। एक छोटा बाउंस बैक बाजार दिखा सकता है और बैंक निफ्टी उस बाउंस बैक को लीड करेगा। आइए कुछ और नतीजों के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं आज और कल के बीच में। चलते हैं देवांशी के पास जानने के लिए बायोकॉन क्या है अनुमान। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए नतीजे तो इस बार अच्छे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि सिंजीन के नतीजे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने गाइडेंस ज़रूर बढ़ाई है इस बार। लेकिन बायोकॉन की अगर बात करें तो इस बार जो टोटल इनकम है वो करीब 11% तक बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही कामकाजी मुनाफे में आपको एक बड़ा जंप देखने मिलेगा, क्योंकि कामकाजी खर्च इस बार काफ़ी कम होते हुए दिखे थे। कंपनी के करीब 25% से लेकर 30% तक की बढ़त इनके कामकाजी मुनाफे में देखने मिल सकती है। मार्जिन इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ मार्जिन्स देखने मिल सकते हैं 25% पे, जो कि पिछले साल करीब 21.5% थे। इसके साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो उसमें भी करीब 33% तक की बढ़त आएगी। टैक्स थोड़ा सा कम होने का फायदा भी कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन आप देखिए इनके जितने भी सेगमेंट्स हैं नए लॉन्चेस का फायदा मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही इनके जो बायोलॉजिक सेगमेंट है CRO से भी इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो सारे सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। कामकाजी खर्च थोड़े से कम होते हुए दिखें, इसका भी फायदा इस बार बायोकॉन को मिलता हुआ दिख सकता है। कमेंट्री अहम रहेगी आने वाले समय के लिए। कौन जो कल काफी जबरदस्त एक्शन में दिखा, आज थोड़ा ठंडा है, लेकिन रिजल्ट्स के पहले खरीदा जाए क्या? वागले साहब, क्या लेवल पर आएगा तो आप खरीदेंगे? अनिल जी, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरा बायोकॉन पे बेसिक व्यू बेरिश है। ये अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले कई महीनों से, और क्या लेवल पे 380 ब्रेक होगा तो मैं कहूँगा ये 400 के लिए ट्रेड लिया जा सकता है, बट वापस ये ऊपर में रैली फिजल आउट हो जाती है। एक अच्छी चीज़ यह हुई है कि 350 से काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर रहा है, तो 350 नहीं ब्रेक होगा और 380 भी ब्रेक नहीं होगा। तो बायोकॉन फिलहाल 480 से साफ नहीं है, होने दे, उसके बाद आप डिसाइड करें। सेठी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बस चल रहे हैं सेठी साहब के पास। उससे पहले 30 सेकंड का समय मांगा है हिमांशु जी ने। कहा सर मेरा 10-20 सेकंड में काम हो जाएगा, पहले मेरे पास आ जाइए। तो हिमांशु जी आ गए आपके पास पहले? बिल्कुल, बताएं सर। थैंक यू सर। सर एक वीक काउंटर है यहाँ पर, जिसमें आज अच्छा शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आया है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक काफी समय की कंसोलिडेशन से ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है, और स्टॉक है डिविस लैब। अनिल जी, काफी समय से इसमें एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। आज सुबह राइट फ्रॉम द वर्ड गो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आया है, एक अच्छा शॉर्ट पोजीशन बनता हुआ नजर आया है, और हमने देखा कि ग्रेजुअली यहाँ पर जहां पर मेजर पुट राइटिंग थी, स्टॉक उसके भी नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि पुट राइटर्स की तरफ से अनवाइंडिंग का प्रेशर होता हुआ नजर आ सकता है।
चार्ट्स पर मुझे लगता है कि स्टॉक में 4200 तक की डाउनसाइड यहाँ पर खुलते हुए नजर आई है। तो डिविस लैब को करंट लेवल्स पर शॉर्ट करके चलेंगे अनिल जी। यहाँ पर फ्यूचर्स के लेवल पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 43, 40, 4350 की जोन में बिकवाली करें, तो 4380, 4390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 4200 तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। और वॉलेटिलिटी को देखते हुए अनिल जी यहाँ पर 4400 की पुट ऑप्शन भी खरीद कर चल सकते हैं, जो कि 90 रुपए के आसपास काम कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि 4400 की पुट ऑप्शन 128 और 160 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर दिखाने का पोटेंशियल रखती है। 65 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ डिविस लैब में 4400 की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई पुट ऑप्शन खरीदने की। फाइनली 2 लॉन्ग कॉल के बाद एक शॉर्ट कॉल हिमांशु जी की तरफ से, और वो डिवीज पर आता दिखा। बड़े टारगेट 4200 है, सीधा 4200 का एक ही, बीच में कुछ नहीं हिमांशु जी। अनिल जी 4000 का स्टॉक है, 100-125 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि आ सकते हैं। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये है आपके लिए राय। आइए सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद। आप पूछो किस लिए? अनिल जी? आपने नोटा का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए आगे बहादुरी से आप सामना कर रहे हैं बाजार की गिरावट का, ये अपने आप में कम है क्या? बाकी तो आप देखिए हिमांशु जी के अलावा तो बिगुल ही नहीं बजा अभी तक, एक भी नहीं बजा। दीप में सही तो हूँ, गलत तो नहीं, कोई बिगुल बजाया हिमांशु जी के अलावा अभी तक? नहीं सर, हिमांशु जी और अब सेठी साहब और आपके लिए एक जो बजा था। अब मैं तो ठीक है, ऐसा ही मैंने कहा, कोई नहीं कर रहा काम तो मैं तो करूं कम से कम। अच्छा सेठी साहब बताएं सर, क्या खरीदेंगे आप भी? बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी देखिए, निफ्टी में तो मार्केट है, बट कैश मार्केट में डेफिनेटली बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं इस बाजार में भी, और 2 स्टॉक्स चुने हैं और दोनों में खरीदारी करनी है। चलिए तो दोनों में करनी खरीदारी, पहला बताओ सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा आज का पहला स्टॉक है, देखिए अनिल जी अब जो स्टॉक्स आ रहे हैं सब बजट को ध्यान में रखते हुए हैं। 7 दिन बाद, 1 वीक के बाद बजट आ जाएगा, मतलब 7 कारोबारी दिन के बाद। मैंने आज जो पिक किया पहला स्टॉक, वो एक पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, पावर मैक्स प्रोजेक्ट। पावर मैक्स के नाम से ट्रेड होता है। 982-83 रुपए के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है जिसकी ऑर्डर बुक है अराउंड 7500 करोड़ की, जिसके कारण से 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। और बाकी फंडामेंटल्स और देखेंगे तो एबिटा मार्जिन अराउंड 10%। सितंबर तिमाही बहुत ही दमदार थी, 28 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल सितंबर में 52 करोड़ का नुकसान था। और जिस तरीके से कंपनी ने आज फर्स्ट हाफ में अपने रिजल्ट पेश किए हैं, मुझे लगता है FY22 में 130 करोड़ तक का पैट कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, और सिर्फ 1400-1450 करोड़ के वेरिएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल है, यानी कि 10-11 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है, तो वैसे भी सस्ता है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी करीबन 64% की हिस्सेदारी है। FIS अराउंड 13% ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, DSP है, IDFC है। मुझे लगता है कि इस गिरावट वाले बाजार में, इस माहौल में इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदना चाहिए 980-82 के लेवल्स पे। और मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें टारगेट है 1030 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 960 रुपए। 960 का स्टॉप लॉस, 1030 का टारगेट, और सेठी साहब की टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ 1000 के पार निकलता हुआ, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक, तेज दौड़ लगाता हुआ इस खराब बाजार में भी यहाँ पर पावर में। सेठी साहब दूसरा स्टॉक बताओ। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी मिलता जुलता ही है। स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि SW सोलार के नाम से ट्रेड होता है। 404 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग सोलर EPC कंपनी है, और सिर्फ भारत की नहीं, मतलब ग्लोबली प्रेजेंट है। 24 देशों में कंपनी काम करती है, और कई सारे बड़े बड़े टर्नकी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। ये जो दुनिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट सिंगल साइट पे है, अबू धाबी में है, 1177 मेगावाट का, वो भी इसी कंपनी ने एग्जीक्यूट किया हुआ है। और कंपनी ने आज तक अराउंड 11 गीगावाट की कैपेसिटी क्रिएट करी है, जिसपे मतलब काम किया है। बाकी यूएस में भी इनकी सब्सिडियरी है, तो यूएस पे भी अच्छा खासा फोकस है। और हमने देखा जो बाइडेन के आने के बाद रिन्यूएबल एनर्जी का यूएस पे बहुत बड़ा फोकस है।
उन्होंने कोई बड़ा $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज भी अनाउंस करा, जिसमें काफी फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे रहने वाला है। और इस कंपनी का एनर्जी आईपीओ आया था 2019 में, आईपीओ का प्राइस था 780 रुपए, और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में बहुत भारी गिरावट आई, बिकॉज इनके डेट को लेके काफी इश्यूज थे। ये सपूरजी पैलेंजी ग्रुप की कंपनी है, बट हाल ही में इसमें रिलायंस ने हिस्सेदारी ली है, 15-16% की हिस्सेदारी ऑलरेडी ली है। 375 के भाव में ओपन ऑफर भी था, ओपन ऑफर में ज्यादा कुछ उनके पास आया नहीं होगा, बट 375 के भाव में रिलायंस ने लिया। और हमने थोड़े दिन पहले देखा रिलायंस ने गुजरात में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करा, करीबन 5.5-6 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे निवेश करने लगाने की बात कर रहे हैं। अराउंड 60,000 करोड़ तो उसमें से सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में होगा। और चूंकि ये कंपनी सोलर प्रोजेक्ट्स करती है, रिलायंस की ग्रुप कंपनी है, तो मुझे लगता है इस कंपनी को उसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी, और रिन्यूएबल एनर्जी ये जो वर्ड है ये इस बजट में बहुत बार दोहराया जाने वाला है मुझे लगता है। तो इस स्टॉक पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। अभी बाजार चूंकि बहुत ही मार्केट निफ्टी के लेवल पे है, सेंटिमेंट खराब है, स्टॉक अभी 404-5 के लेवल पे ट्रेड करता है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 430 रुपए का, स्टॉप लॉस देना 390 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से 2 कैश कॉल्स। पावर से जुड़ी कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन, इस पर करें खरीदारी, और साथ ही खरीदारी करें पावर मैक प्रोजेक्ट, जहां पर पहले भी सेठी साहब का भरोसा बना हुआ था। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 2565 के आसपास, 2565 टू बी वेरी प्रिसाइज। स्टॉक का नाम है टाइटन। टाइटन के अंदर रिसेंट के लो ब्रेक हो रहे हैं, टाइटन के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और टाइटन यहाँ से और गिरावट दिखा सकता है। नीचे के अंदर 2520 रुपए से लेके 2500 रुपए तक के लेवल टाइटन में 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 2600 स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 2600 का स्टॉप लॉस लगा के टाइटन में बिकवाली करें। 2520 रुपए से लेके 2500 तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें सेल किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, तो टाइटन पर आप कर सकते हैं बिकवाली, ये है राय इस समय सुमित जी की तरफ से। निफ्टी पर कोई रिकवरी के आसार अभी तक तो नहीं आ रहे हैं, डेज लो के आसपास ही अटका हुआ है काउंटर। बट केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन बन रहा है, आज काफी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, और दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोरिन दोनों पर नजर रखिए, दोनों स्टॉक्स में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून सर। दीपक नाइट्राइट पर कोई राय? केमिकल्स में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, ये चार्ट भी 2% ऊपर इस समय। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, वैसे बिल्कुल दीपक नाइट्राइट में काफी अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, और इनफैक्ट कल के अगर आप पिछले 2 दिन से देखेंगे तो इसमें भी हमने एक बिकवाली का दौर देखा था, प्रॉफिट टेकिंग का दौर देखा था, लेकिन आज के दिन में ये मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है और कल के हाई के ऊपर इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि मार्केट अभी गिरते हुए 17,600 17,620 के करीब आने के बाद हमें लगता है कि इसमें अच्छा एक रिबाउंड आ सकता है, क्योंकि मार्केट इज डीपली ओवरसोल्ड, काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। और 17,600 ये जो निफ्टी के लिए है वो पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड डिसाइडर लेवल रहा है। तो हमें लगता है कि अगर आज मार्केट की अगर डीप हमें 17,600 तक देखने मिलती है तो हमें वहां पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए विद अ शॉर्ट टर्म व्यू। और दीपक नाइट्राइट के लिए मुझे लग रहा है कि इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को हिट किया है, कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके बाद के कोई अगर नए लेवल्स आते हैं तो सबसे पहले आते हैं 2700 के और उसके बाद 2750 के। तो करंट लेवल से इनफैक्ट बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं इसके ऊपर सोच रहा था कि इसके ऊपर कुछ बाय कॉल बनाओ, लेकिन मैं इंडेक्स का वेट कर रहा था कि इंडेक्स कुछ करेक्ट और हो जाए फिर उसके बाद दो करके, लेकिन आपने काफी अच्छी तरीके से इसे पकड़ा है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 2620 में, 2580 का स्टॉप लॉस रखें, 2700 और 2750 के 2 टारगेट्स नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट। 2700 2750 के लेवल्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक अच्छे एक्शन में बनते हुए दिख रहा है दीपक नाइट्राइट, इस पर रखें नजर। स्ट्राइड्स फार्मा पर रखें नजर। मोलनुपिराविर के लिए ग्लोबल मार्केट्स में बिक्री के लिए कंपनी ने एक करार करा है, ये आपके लिए डेवलपमेंट्स आ रहा है। मेडिसिन पेटेंट पूल के साथ इन्होंने ये करार किया है, तो ग्लोबल लेवल पर मोलनुपिराविर की डिस्ट्रीब्यूशन बिक्री के लिए कंपनी करार करती हुई दिख रही है। पर आइए, वक्त है 2:45 बजे, वक्त है स्वागत करने का भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए।
गुड आफ्टरनून भसीन साहब, मार्केट का मूड माहौल थोड़ा कमजोर दिख रहा है सर, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, बताएं आपके अपडेट्स और मार्केट पर व्यू। गुड आफ्टरनून दीपांशु, थोड़ा मूड क्या खराब है जी, 600 पॉइंट कर गए 3 दिन में, बहुत मूड खराब कर दिया, तो उसमें कोई दो राय नहीं, बट ये एक ऑनगोइंग करेक्शन है। आई अगेन रीइटरेट द बैकबोन ऑफ दिस मार्केट इज द इंडियन रिटेल इन्वेस्टर, और आज नहीं तो कल आपको वापसी ये दिखेगी। वी आर ग्रॉसली ओवरसोल्ड, और ये 2-3 शेयर ही हैं जो फैंसी थे, वो आईटी स्टॉक्स देखिए आपको मौका दे रहे हैं लेने का। अपडेट दे दूं, कुछ दिन 2 दिन पहले आपको चोला कहा था, देखिए 6% बढ़ चुका है, और सुबह आपको मैंने रीइटरेट किया था कि कमिंस और HCL टेक में चूके मत। आई स्टिल थिंक कमिंस एंड HCL टेक आर द बेस्ट स्टॉक्स टू बाय एट दिस प्राइस। अब मेरे पे 2 बाइज हैं, दोनों ऑयल एंड रिफाइनिंग स्टॉक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर। तो सबसे पहले लीजिए रिलायंस, कल रिजल्ट है और मार्केट आज घटी भी है मोस्टली बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड TCS एंड इन्फोसिस। तो आई थिंक रिलायंस विल गिव यू वेरी गुड नंबर, GRMs विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंडली जियो एंड रिटेल विल शो यू वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, उन्होंने जियो की डेट को भी प्रीपेड कर दिया और स्पेक्ट्रम, सो आई थिंक रिलायंस विल सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। 2460-65 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2430, 2525 का टारगेट बाय टुमारो। दूसरा बाय होएगा जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को देख रहा है अलॉन्ग विद OMC, द मोस्ट कंप्लीट ऑयल एनर्जी प्ले IOC। 24-24.5 में लीजिए, आई थिंक दिस विल कम आउट विद एक्सलेंट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ चेन्नई पेट्रो एंड द होल्डिंग कंपनी, यू कांट गो रॉन्ग। 24-24.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 121.8, टारगेट ऑफ 130 to 132। दीज वुड बी माय 2 टॉप पिक्स। बिल्कुल, तो ऑयल एंड गैस दिग्गज 2 काउंटर्स आपके लिए भसीन साहब की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2525 के टारगेट के लिए खरीदारी करें और 130-132 के टारगेट के लिए IOC इस पर करनी है खरीदारी। देखते हैं एक्शन में कैसे आएंगे। नतीजों से पहले रिलायंस भसीन साहब के फोकस में। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय शेयर करने के लिए। रिलायंस रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद 2500 के लेवल्स के आसपास ही ये काउंटर होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो नजर रखेंगे रिलायंस पर। एक स्टॉक जहां पर जबरदस्त मूव आई है, सुबह ब्रोकरेजेस का व्यू उतना पॉजिटिव नहीं था, बट कॉन कॉल में इनकी काफी सारी डिटेल्स निकल कर आई हैं जिसकी वजह से बाजार का भरोसा बढ़ा है, और वो है जस्ट डायल। वागले साहब, जस्ट डायल आज का सरप्राइज मूवर, अभी भी 12.5% ऊपर है सर, 900 के लेवल्स के ऊपर होल्ड करते हुए। अब क्या राय है जस्ट डायल पर? दीपांशु, मैंने मॉर्निंग में मुझे याद है 880 तक की बात की थी, मेरे हिसाब से तो बहुत ऊपर चला गया, अभी होल्ड करें, फ्रेश बाय यहाँ पर नहीं बनता है, नीचे आता है 900, 890 ये लेवल पे ऐड करें अगर आता है तो। आपका स्टॉप लॉस 860 का होना चाहिए, मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ उभर कर आ रहा है, ये 1000 तक जाना चाहिए, ये पोजीशन व्यू है 1-2 हफ्ते का। एब्सोल्युटली। एक बार जैन साहब से भी राय ले ली जाए। जैन साहब, नतीजे तो कुछ खास नहीं थे, बट कॉन कॉल के बाद से बाजार का भरोसा बढ़ा है 900 के ऊपर, आपके रेडार पर है जस्ट डायल सर? देखिए, मेरे रडार पे तो बहुत सालों से, और मैं तो कुणाल जी को जब मैं फर्स्ट टाइम अच्छे से नोटिस किया था चैनल पे, तो जस्ट डायल की सेल कॉल से किया था। मुझे याद है इट वाज आई थिंक 2012-13 जब 1600-1500 के लेवल्स पे कुणाल जी ने दिया था इसका सेल कॉल, और नीचे शायद 300-400 भी आया हुआ है, तो मैं तो हमेशा फिर उनको बहुत बार कॉम्प्लीमेंट भी किया था। और तब ये मैं इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ, और बेसिकली देखिए मुझे थोड़ा सा, अब ये पहले ओवर वैल्यू था और अभी भी मुझे लगता है कि ये महंगा है, और पता नहीं क्यों इतना ज्यादा मतलब बाउंस बैक किया है ये, और कॉन कॉल के बाद, और क्योंकि टेक्निकली देखिए एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे था, और मुझे इतना कंपटीशन दिखता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, भले वो गूगल हो, व्हाट्सएप हो, सब लोग अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बाद में वर्टिकल्स जो है, जो भले वो जोमेटो, ये सब कॉम्पिटिटर, और इन्फॉर्मेशन के इसके इंडिया मार्ट भी कॉम्पिटिटर है, तो मुझे लगता है पता नहीं, बट जो भी है लीड जनरेशन का बिजनेस है, ओवरऑल प्रॉफिट्स भी कोई विशेष आए नहीं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइनिंग ही प्रॉफिट्स है, तो मैं तो ये कहूंगा कि कोई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि इट्स अ ग्रेट कॉल। हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशनल बायर्स और ये लोग एंट्री ले, एग्जिट ले, बट फॉर मी आई थिंक इट्स एन एग्जिट ऑन बाउंस स्टॉक। और कोई दूसरे स्टॉक पे ध्यान दे, अगेन ये भी कहीं ना कहीं न्यू एज के आसपास की कंपनी है। चलिए, तो ये एग्जिट ऑन रैली स्टॉक है, अच्छी रैली मिली, अगर आप थोड़ा मुनाफा वसूलना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं, पर जस्ट डायल आज का सरप्राइज आउट परफॉर्मर है, 12.5% का उछाल इस समय आते हुए दिख रहा है। पर आइए नतीजों पर करते हैं फोकस, और ढेरों नतीजों का है इंतजार। अभी भसीन साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर भी रहे थे, तो एक बार जान भी लेते हैं वरुण के साथ कैसे रहेंगे रिलायंस के नतीजे। वरुण बताइए।
तो दीप ठीक ठाक नतीजे रहने वाले हैं और खासकर ऑयल एंड गैस कंपनी से ज़्यादा तो अब ये टेलीकॉम कंपनी है और वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जहाँ तक पहले ऑयल एंड गैस की बात कर दूँ तो जो O2C बिजनेस है इस कंपनी का उसमें करीब करीब 15 से 20% के आसपास की ग्रोथ होगी। पेटकेम, रिफाइनिंग दोनों से सपोर्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस कंपनी की जियो के कारोबार की। तो क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 4 से 5% के आसपास की ग्रोथ जो है वो जियो के कारोबार में होने वाली है। आरपुर जो है वो करीब 3.5% बढ़ेंगे, 144 से बढ़कर करीब 149 के आसपास आने का अनुमान है। दूसरा रिटेल कारोबार, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर करीब 25 से 30% के आसपास की ग्रोथ होगी और साल दर साल करीब 40% के आसपास की ग्रोथ जो है वो हो सकती है। और इन सब के चलते रेवेन्यू जो है करीब 12% के आसपास बढ़ेंगे। एबिटा जो है उसमें करीब 12.5% की ग्रोथ आने वाली है, 29,300 करोड़ के आसपास से आएगा। मार्जिन फ्लैट रहेंगे 15.5% के आसपास। मुनाफा 3.4% के आसपास बढ़ेगा, 16,000 करोड़ के आसपास ये आ सकता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, खासकर ग्रीन एनर्जी या फिर जो नया एनर्जी का कारोबार इनका है उसको लेके क्या कहते हैं ये देखना होगा। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पर रखनी है आपको नजर। देखते हैं किस तरह का एक्शन इस पर बन सकता है। एक बार हैवेल्स के नतीजे आने वाले हैं, इस पर भी जान लेते हैं कैसे रहेंगे नतीजे। आशीष हैं तैयार बताने के लिए। आशीष बताएं। दिपांशु, नतीजे जो है आपको हल्के कमजोर देखने को मिलेंगे। दरअसल अगर आप बिक्री के लिहाज से देखें तो तिमाही ठीक ठाक रही है, लेकिन दो कारण है जिसके चलते नतीजे आपको कमजोर नजर आएंगे। सबसे पहले कमोडिटी इन्फ्लेशन जिसके चलते इनका लागत खर्च बढ़ा है, और दूसरा है विज्ञापन खर्च भी अगर आप देखें तो पिछले 2 तिमाहियों से काफी ज्यादा एलिवेटेड देखने को मिल रहा है। इसके चलते जो मार्जिन है वो 16% से घटकर 14% हो जाएंगे। कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा यहाँ पर आपको 4% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो वायर स्विच बोर्ड यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बिक्री है वो ठीक ठाक हुई है। इसके चलते जो टोटल आय है, रेवेन्यू है, यहाँ पर आपको 10% की ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन मुनाफा जो है करीब 4% गिरकर 335 करोड़ रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे हल्के कमजोर नजर आएंगे। हालांकि जो लॉयड्स की बिक्री है वहां पर किस प्रकार का रिकवरी का ट्रेंड है इसके ऊपर बाजार खास नजर रखेगा। नतीजे आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो थोड़े से जो है कमजोर आएंगे। बिल्कुल, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नतीजे थोड़े कमजोर आने वाले हैं। नजर रहेगी हमारी जहां तक हैवेल्स के नतीजों का भी सवाल है। पर आइए, एक जैसे मैं कह रहा था, ब्रॉडर मार्केट्स में आपको बढ़िया एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है, और एक कैश मार्केट का स्टॉक जहां पर अच्छी रैली आज है, कंट्रोल प्रिंट। नजर डालिए इस पर, आज भी अच्छे एक्शन में आपको बनते हुए दिख रहा है, करीब 6-7% का तेजी है। सुबह और भी ज्यादा एक्टिव बन रहा था, और इस साल का एक्शन देखेंगे तो अब तक करीब 20-22% की रैली पिछले 2 हफ्तों में ये दिखा चुका है। तो क्या चल रहा है कंट्रोल प्रिंट में, क्यों होना चाहिए ये स्टॉक आपके रेडार पर, जानते हैं इसके बारे में कुशल गुप्ता के साथ। कुशल, बताइए क्यों है आपके रेडार पर कंट्रोल प्रिंट? बिल्कुल, सुबह से ये तेज़ी में था और मैं देख रहा था कि इंट्राडे में ऑलमोस्ट 13% का उछाल स्टॉक ने लगाया था, और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी आज सुबह जो हमने खबर आपको बताई थी कि यहाँ पर देश में बनने वाले जो सभी APIs हैं उनके लिए अब QR कोड जो है मैंडेटरी हो जाएगा, और ये 1 जनवरी 2023 से लागू होने वाला है ये नया नियम। साथ ही यहाँ पर जो इम्पोर्टेड APIs यानी कि बाहर से जो APIs इम्पोर्ट की जाती है उस पर भी जो QR कोड है वो अनिवार्य किया जाएगा, और पैकिंग के ऊपर QR कोड जो है साफ साफ छपना ज़रूरी है, और कोड में बैच, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि QR कोड के साथ साथ बाकी और भी जो डिटेल्स हैं वो भी जो है इनके प्रोडक्ट्स पर छपना चाहिए। और डेफिनेटली जहां पर अगर आप कंट्रोल प्रिंट की बात करें तो यहां पर मार्केट में इनका 18% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, तो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये कंपनी जो कोडिंग और मार्किंग सोल्यूशंस बनाती है, इनके लिए कोई भी अगर प्रोडक्ट पे आपको कोई QR कोड या और भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो इनकी जो हाई रेजोल्यूशन वाले प्रिंटर्स हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो डेफिनेटली इनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। और साथ ही आप देखिए कंपनी के पास 2 इकाइयाँ हैं, एक हिमाचल प्रदेश में और एक असम में, जहाँ पर ये सभी प्रिंटर्स को मैन्युफैक्चर करती है। और जो मार्किंग एंड कोडिंग का अपॉर्चुनिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, करीब 300 से 400 करोड़ की मार्केट की कुल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और आगे के लिए भी जो कैगर है 8 से 9% की ये लगाई जा रही है। तो इसी वजह से कंट्रोल प्रिंट जो है आज फोकस में बना हुआ है। ओके, तो कंट्रोल प्रिंट इस पर रखनी है नजर, और कुशल रिसर्च भी लेकर आए हैं, और अब देखिए स्टॉक फिर से मोमेंटम में आ रहा है। सिटी साहब की भी पसंद रहा है, और जैन साहब कुछ समय पहले आपके जेम स्टॉक्स में भी इंक्लूडेड था, इनफैक्ट आपके टारगेट भी तब के आ गए, पर नया ट्रिगर बन के आ रहा है कंट्रोल प्रिंट के लिए। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को? बहुत ही थैंक यू सो मच दीपांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखने के लिए। देखिए, मैंने जैन साहब के जेम्स में 300 के लेवल्स पे फर्स्ट टाइम रेकमेंड किया था, आई थिंक 1.5 साल हो गए उस बात को, जब स्टार्ट हुआ था हमारा
सीरीज जैन साहब के जेम्स, और उसके बाद एसपीएल मिड कैप में 2-3 बार दिया, और हर बार मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है इसके वैल्यूएशंस। और देखिए दोनों जो प्लांट्स हैं इनके, वो कहीं ना कहीं देखिए वो टैक्स एफिशिएंसी के हिसाब से भी बहुत बेटर है, तो इनके मार्जिन वगैरह भी मैं देखता हूं कि बहुत बढ़िया है, और ओवरऑल जीरो डेट कंपनी है, और ये बहुत बड़ी एक ट्रिगर है। तो हमने आज भी मैंने ट्वीट भी किया, इनफैक्ट जो टारगेट था 430 का था, उसके बाद भी ये ऊपर जाके 436 जाके करेक्ट हुआ और वापस से चल रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करें, वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी सस्ता लगता है, फैंटास्टिक क्वालिटी मैनेजमेंट, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स, और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देती आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो आई थिंक 475 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। कंट्रोल प्रिंट पर राय इस वक्त आती हुई, आज जो हमने आपको सुबह सुबह सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, उस खबर की वजह से स्टॉक में एक्शन भरपूर आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, और तैयार है हिमांशु जी एक बार फिर। हिमांशु जी आज वो वैसा हाल है, अभी जो साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच नहीं हुए थे, हाँ दीप, कौन अकेला एक तरफ से कौन खेले जा रहा था, एक ही बैट्समैन खेल रहा था, बाकी सारे बैट्समैन आराम से इधर उधर टाइम पास थोड़े आए गए, मतलब किसी ने 2-4 बॉल खेली, जैसे सुमित जी ने एक टाइटन दे दिया फॉर एग्जांपल, जैसे बंसल जी और हमारे कुणाल जी वागले साहब ने सोचा कि ठीक है आज इजी को खेलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसा एक हाथ जवाब देने के लिए उठा रहे हैं बिगुल के लिए। हाँ बंसल जी, अनिल जी बिगुल के लिए, अनिल जी हाँ, बिगुल तो के लिए अब तो हम भी खेल रहे हैं अनिल जी। अरे अब तो बोलना ही पड़ेगा ना, इतनी बार मेरे बोलने के बाद अब तो आएगा ही, लेकिन पहले हिमांशु जी तैयार है, उनके लिए बिगुल, और उसके बाद बंसल जी, कुणाल जी आपका नंबर है। बताएं हिमांशु जी। ऑल्दो मार्केट्स में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो एकाएक थोड़ी सी वीकनेस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो दूसरा स्टॉक यहाँ पर कमजोर हुआ है, जिसमें फ्रेश ब्रेकडाउन मिला है, वो है लॉरस लैब्स का। अनिल जी, यहाँ पर भी सुबह से एक अच्छी वीकनेस थी, और अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक ने लगभग 488-489 के नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है। पिछले 5 मिनट में स्टॉक में थोड़ी सी शार्प गिरावट आई है, तो थोड़ा सा 2-4 रुपए में ऊपर यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड देना चाहूंगा। 486, 487 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट बनाएं, 492 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डाउन साइड में अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 475 से 470 तक के 2 टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। काफी कमजोर बनता हुआ ये चार्ट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन क्लियर कट विजिबल है, और जिस तरह का यहाँ पर 500 के नीचे साइकोलॉजिकल सपोर्ट के नीचे ये स्टॉक निकला है, और उसके बाद भी यहाँ पर जबरदस्त शॉर्ट बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है 470 तक के लेवल्स इसमें आपको 1 से 2 दिनों में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो लॉरस लैब्स में यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। 100% मैं आपके साथ हूँ, और धन्यवाद भी स्वीकार कर लें आप मेरा, क्योंकि सोमवार के दिन, मतलब मैंने हाल ही के दिनों में एकमात्र शॉर्ट कॉल दिया होगा ये लॉरस लैब्स, सोमवार को 515 रुपये में शॉर्ट कॉल दिया था, जिसका छोटे टारगेट 500, 495 और 490 के थे, वो तीनों हासिल हुए, और बड़ा टारगेट 475 का था, वो आने की तैयारी में, 100% आने की तैयारी में है भी। और वो इसलिए क्योंकि अभी हमारी रिसर्च टीम भी हमें बता रही थी कि आपने अभी भी जो डिवीज़ दिया ना हिमांशु जी, डिवीज़ और इसमें आपके दोनों में एक बड़ी समानता है, कि वो ये कि कई सारी कंपनियां ऐसी है जो अब वो दवा बनाने के कारोबार में उतर रही है। मोलना पिरावीर है, मोलनुपिरावीर, क्या मोलनुपिरावीर, हाँ जो मतलब कोविड वाली दवा, हाँ तो उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है। तो पहले डिवीज वगैरह, मर्क वगैरह यही बनाते थे, अब काफ़ी कंपनियां उतर रही है शायद, इसकी वजह से लगभग इस स्पेस में अलग अलग है। आई डोंट नो लॉरस के लिए भी वो कंपटीशन है कि नहीं है, डिवीज के लिए तो पक्का ही है, शायद इस वजह से ये स्टॉक सारे कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं कि कंपटीशन इनके लिए बढ़ेगा। तो थोड़ी देर में देवांशी हमारे साथ जुड़ेगी, बताएगी भी इस पर पूरी डिटेल्स। लेकिन आज जो डिवीज, लॉरस वगैरह में जो कमज़ोरी की वजह है, वो वजह ये है, इस वजह से कमज़ोर होता दिख रहा है। कोई राय देना चाहेंगे आप लॉरस लैब पर जैन साहब? वैसे तो क्या एफएनओ के स्टॉक आपको पसंद नहीं आते बात करने के लिहाज से, फिर भी कुछ तो बोल ही सकते हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है अनिल जी कि एफएनओ के स्टॉक पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि हम तो स्टॉक देते हैं और वो मल्टीबैगर बनकर उनको एफएनओ में शुमार करवा देते हैं। ऐसी कई सारे स्टॉक्स को किया है। बट एनीवेज, लॉरस की बात आपने सही पूछी। देखिए, ये जितना फास्ट मूव किया था ये स्टॉक, एक्चुअली में पहले तो नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड भी किया था, और ये मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दिया है लोगों को, और फंडामेंटल्स भी देखिए काफी बढ़िया है। बट यस, ऊपर के लेवल्स पे बार बार रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं स्टॉक को, और मेरे हिसाब से ये जो न्यूज है नेगेटिव न्यूज है। बट फिर भी और रिजल्ट्स भी आप देखिए, जो पहले जिस फ्लो में एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स आ रहे थे, सितंबर के क्वार्टर में भी हल्का है, और ऊपर से करेक्ट ही हो रहा है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस के लिहाज से जो
थोड़ा महंगा लगता है स्टॉक, और डिवीज और ये दोनों ही आज नेगेटिवली परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपके साथ हूं, जिन्होंने ले रखा है वो कोशिश करे कोई भी एग्जिट पे बाउंस करने की, और अननेसेसरली अभी एक बार लेने की कोशिश नहीं करे। वैसे फार्मा स्टॉक्स काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये है आपके लिए लॉरस लेब, फिलहाल दूर है, खरीदने की जल्दबाजी हड़बड़ी ना करें। क्या करें, जो जितना लेट खरीदो उतना ज़्यादा सस्ता मिलता है, अभी तो ऐसा हाल है। कल खरीदा तो महंगा था, आज सस्ता, कल शायद और सस्ता हो, वैसा वाला मार्केट हो गया ये तो आजकल बिल्कुल। फिलहाल लेकिन थोड़ी रिकवरी आई है, थैंक गॉड। ओह बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का पहला टारगेट आया है 37,775 का। हो सकता है आपके क्या ऑप्शन जो खरीदे आपने 65-70 रुपये में, वो भी उसके भाव के आसपास आए होंगे 37,700 के। अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखें भाई, क्योंकि ऑप्शन के दाम आखिरी 1 घंटे में बड़ी तेज़ी से कम ज़्यादा होते हैं, तो ट्रेल करते चले, ये ध्यान में रखें। 17 कम से कम एक चीज़ है कि घेरा नहीं ना, उसके बाद से यही अचीवमेंट आज की तरह, बड़े ना बड़े घटे ना, वो भी अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। एक और बड़ा अचीवमेंट आपके सामने रखते हैं, पूरे 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद कुणाल जी और राकेश जी का चार्ट कॉर्नर। एक घंटे में आजकल हिंदी मूवीज में इंटरवल हो जाती है और इंग्लिश मूवी में 2/3 पिक्चर खत्म हो जाती है। उसके बाद कुणाल जी और राकेश जी बता रहे हैं आपको चार्ट कॉर्नर की पहली पिक। बताएं सर। अनिल जी, है चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल, बट स्टॉक जो है वेरी वेरी स्पेशल पिक है। बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा रिवर्सल है। स्टॉक है पावर ग्रिड, जिसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और अनिल जी, ये भी पावर ग्रिड सिर्फ पावर ग्रिड नहीं है, ये भी ईवी वाली स्टोरी है। तो अच्छे से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों के लिए बढ़िया है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, पावर स्टॉक्स में जमकर तेजी हो रही है और बहुत बड़ा ब्रेकआउट पावर ग्रिड के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। सवेरे से हमारी इस पर नजर थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे ये 213 रुपए के लेवल के पार हो जाने का फ्यूचर्स में। तो ये होता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर पावर ग्रिड में खरीदारी करके चले। यहां पर भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस पर्याप्त रहेगा, 211 रुपए का स्टॉप लॉस रख ले। ये स्टॉक पहले आपको 219 रुपए का 219 का पहला टारगेट होना चाहिए। इवेंचुअल टारगेट 225 रुपए का है। खरीदारी की राय है पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय। अभी अभी हिमांशु जी को भी पसंद आता दिखा पावर ग्रिड। सुबह भी किसी ने बोला था, हाँ सुबह सिमी जी ने दिया था। तो पावर ग्रिड में सबको पावर नज़र आ रहा है, क्या बात है। ज़बरदस्त खरीदारी की राय। 222 और 209 का स्टॉप लॉस हिमांशु जी ने आपको धन्यवाद भेजा है, स्वीकार कर लीजिएगा। अच्छा 211 का स्टॉप लॉस है, अभी 219 और 225 के टारगेट के लिए। आइए अगला बिगुल है BTST का श्रीकांत जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी देखिए, वैसे मार्केट ने जो रिकवरी की है वो 17,650 के करीब जाने के बाद की है। और अगर 17,600 के लेवल्स को देखें तो ये पूरे एंटायर फॉल में, यानी कि 18,600 से हमने जो बड़ा फॉल देखा था, उसमें जो एक बड़ा गिव अप आया था मार्केट पे, वो 17,600 के नीचे आया था। और उसके बाद जब रिकवरी पैटर्न में, जब मार्केट ने एक रिकवरी ट्रेंड बनाया था, तभी 17,600 के ऊपर एक बड़ा ट्रेंड बना था। तो हमें लगता है कि 17,600 ये एक फुलक्रम लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल है मार्केट के लिए। और इसी के स्टॉप लॉस के साथ हमें लगता है कि करंट लेवल से अगर हम 17,800 के कॉल ऑप्शन अगर लॉन्ग करते हैं तो वो फायदेमंद ट्रेड हो सकता है। मुझे लगता है कि कम से कम मार्केट अपने पूरे फॉल का कुछ तो लाइक 40-45% रिट्रेस कर सकता है। तो करंट लेवल से अगर मैं 17,800 के अगले एक्सपायरी के अगर कॉल ऑप्शंस खरीदता हूं तो तकरीबन 140-150 के रेंज में मिल रहे हैं। इसे खरीदा जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 75, यानी आधे का स्टॉप लॉस रखना है मुझे। और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 250 से लेकर 300 के। तो करंट लेवल से 17,800 के नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल ऑप्शंस लेने हैं। ये है आपके लिए। क्या बात है, श्रीकांत जी भी खरीदारी करने के मूड में। और खरीदारी करनी है अगले हफ्ते के, यानी कि मंथली एक्सपायरी वाले 17,800 के कॉल ऑप्शन में ये खरीदें। 140 से 150 में लीजिएगा। 75 रुपए का स्टॉप लॉस, 150 और 300 का टारगेट ये है आपके लिए। और इस बीच हम 37,850 का दूसरा टारगेट हासिल हुआ। सुमित जी के तरीके से धन्यवाद, स्वीकार करें। 37,925 का अगला टारगेट है, उसके लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, हीरो या जीरो में ट्रेल करते चले। वागले साहब के लिए बिल्कुल।
बताएं सर। अनिल जी, मेरा भी स्टॉक पावर ग्रिड ही था। मुझे लगता है ये स्टॉक 220 तक कल के दिन में जाना चाहिए। आज के माहौल में अगर ये खड़ा रहा, ये ऐसा स्टॉक है ये जो ये महीने में 1 या 2 दिन चलता है और ये आज और कल की मूवमेंट वो कैप्चर करनी होगी। 220 का टारगेट, 211.5 का स्टॉप लॉस और 220 अगर क्रॉस करता है तो 225 का अगला टारगेट होगा। ये 2 से 3 दिन का व्यू होगा। ओके, 220 225 के टारगेट वागले साहब के भी, 219 225 के टारगेट चार्ट कॉर्नर में, और सुबह सिमी जी ने 213 215 के टारगेट्स दिए थे जो हिट भी होते हुए दिख रहे हैं। तो पावर ग्रिड कंसेंसस बाय आते हुए दिख रहा है और बाजार में भी अच्छी रिकवरी इस समय बनती हुई दिख रही है। तो आइए देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर ट्रेडिंग कॉल्स हैं तैयार। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु बाय का स्टॉक है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। अभी भाव चल रहा है 211 रुपए 50 पैसे, 212 रुपए। स्टॉक का नाम है BEL। BEL के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कल का हाई ब्रेक हुआ है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 208 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर के अंदर 216 रुपए से लेके 218 रुपए तक का मूव 1-2 दिनों के अंदर BEL के अंदर देखने को मिलना चाहिए। जिस तरह से ये नीचे से रिबाउंड दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है स्टॉक यहां से एक बढ़िया अपमूव दिखाने को तैयार है। तो खरीदारी करें BEL को। यहाँ पे CMB पे 208 का स्टॉप लॉस और 216 से 218 तक के टारगेट ऊपर में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। राय BEL में खरीदारी करने की सुमित जी की तरफ। सुमित जी, आपका गला ठीक ही नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? हाँ अनिल जी, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। 10-15 दिन से ठीक नहीं हो रहा है। रोज आइसक्रीम खाते हो? हाँ। आइसक्रीम खाते हो रोज? अरे नहीं अनिल जी, आइसक्रीम छोड़ के ठंडा पानी तक नहीं पी रहा हूँ। ऐसा कुछ भी ठंडा वंडा फ्रिज का खाना मत। नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं, टच ही नहीं कर रहे हो। गार्गल्स करो। कर रहा हूँ अनिल जी। स्टीम भी ले रहा हूँ। अच्छा, और क्या क्या कर रहे हो सब बता दो सुमित जी। मेडिसिन भी ले रहा हूँ अनिल जी। ले दिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। देखो, और सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरा मेंटेन कर रहा हूँ। खैर, अब तो आपको कोविड होके निकल गया, फिर भी वैसे आप नियमों का पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमें तकलीफ होती है क्योंकि आपको बोलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, जो लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए मेरी कंसर्न थी जल्दी ठीक हो जाए। आप एकदम स्वस्थ, बजट के पहले पहले बिल्कुल ठीक हो जाए ना, बस आप एकदम मतलब बुलंद आवाज़ चाहिए। जी अनिल जी, बिल्कुल कोशिश है, कोशिश जारी है। बिल्कुल कोशिश जारी है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स की कोशिश पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बजट पर आपके लिए विशेष कवरेज के लिए हमारे सारे एक्सपर्ट पूरे जोर शोर से, जोश खरोश के साथ तैयार है। इस बार का बजट कुछ अलग ही, कुछ दमदार, कुछ बेहतरीन होगा। जैन साहब कुछ कह रहे हैं? जी जैन साहब। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पावर दिखा रहा हूँ अनिल जी की। हाँ, फुल फॉर्म में आने वाले हम लोग सब। क्या बात है। और सुमित जी के लिए मैं कुछ मेडिसिन लेके आऊंगा, कुछ आयुर्वेदिक कोई टोटका लेके आऊंगा, ठीक कर दूंगा। क्या बात है, वाह। देखिए सुमित जी के लिए तैयार। मेरा गला खराब हुआ तो मेरे पास 2-3 जनों ने सजेशंस भेज दिए, ट्विटर पे भी भेज दिया और DM पे भी भेजा और व्हाट्सएप पे भी भेजा। तो मैं वो भेज ही दूंगा, मैं वो फॉर्मूला भेज ही देता हूँ उसके पहले, ठीक हो जाए आने के पहले। चलिए ठीक है, एक काम करो, सीधा मुझे ही भेजो। आप में से कौन से लोग हैं जो चाहते हैं, एकदम यूनिक आइडिया होने चाहिए, सुमित जी का गला ठीक करने के लिए आपके पास क्या उपाय है, जरा जल्दी से मुझे ट्वीट करिए, बताइए। फिर मैं सुमित जी तक पहुंचाऊंगा, उनमें से मैं छांटूंगा कौन सा वाला अच्छा है और वो हम सुमित जी पे लागू करेंगे। बोला था ना अनिल जी, गला दबा लो आप। ना ना, अरे गजब कर रहे हैं। क्या बात आपने बोला था। अरे वो तो आपके लिए, सुमित जी के लिए थोड़ी। चलिए आइए बढ़ते आगे। अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है तैयार। आशीष, 6 आ गए पूरे पूरे, आधा दर्जन बैन में। सर एक कम कर देते हैं आज। ओके, वेरी गुड। कल जो स्टॉक निकल नहीं पाया था, सेल अगर आप देखें तो केवल 0.2% से रह गया था। कल जब मार्केट वेट पोजीशन में बाजार बंद होने के समय थी तब 80.2 थी, इसके लिए बैन से बाहर नहीं आया था। लेकिन अब देखें तो 80% से नीचे आ गई है, 79.3% है प्रिसाइजली। तो सेल जो है आज बैन से बाहर आ जाएगा। और अच्छी बात है कि कोई फ्रेश एंट्री भी नहीं हो रही है। सिर्फ नाल्गो एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मार्केट वेट पोजीशन में करीब 94.5% है। काफी देर से देख रहा हूँ पोजीशंस बढ़ नहीं रही हैं और 95% के ऊपर भी नहीं गए हैं। तो हो सकता है कि नाल्गो बैन में ना आए, लेकिन सेल बैन से बाहर आ रहा है, ये निश्चित है। ओके, सेल आएगा बैन से बाहर, ये है आपके लिए। चलिए फाइनली एक स्टॉक तो बैन से बाहर आने की तैयारी में है आपके लिए। और आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, लगता है ऐसा। खराब बाजार में हरे निशान में सेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए
तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस बीच एक स्टॉक और है दीप जहाँ पर एक्शन बढ़िया होता दिख रहा है, और वो है कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज। हमारे एक दर्शक ने अभी बेटा कि कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज कल हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद ऊपरी सर्किट पर था, आज फिर से ऊपर के सर्किट पर लगता हुआ दिख रहा है, तो बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत जी, जरा एक बार कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज के चार्ट्स देखिए, जरा ऊपर के टारगेट्स क्या रखे जाए अगर किसी की तेजी की पोजीशन अब तो लेने से रहे, लगी क्या सर्किट, लेकिन जिन्होंने भी लिया है वो क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि काफी हफ्तों के बाद या महीनों के बाद इसने इसके पूरे एंटायर एक ट्रेडिंग रेंज को रिवर्स किया है, और अगर इसने मल्टीपल रेंज को अगर ये रिवर्स करता है, मल्टी मंथ के ट्रेडिंग रेंज को, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें और भी गुंजाइश रहेगी। और जो सबसे पहले इसमें बड़ा जो फॉल आया था वो फॉल था कुछ तकरीबन 250 रुपए के करीब। उसके बाद ये एक ही दिन में काफी बड़ा गिर गया था, तो उसके बाद के जो लेवल्स थे वो तकरीबन थे 100 रुपए के करीब, कि ये कम से कम 100 रुपए के लेवल्स तो बिल्कुल दिखा सकता है। और अगर इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद अगर इसने इस पर्टिकुलर पैटर्न को रिवर्स किया है तो बिल्कुल इसमें बने रहे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये मार्केट जो है इसमें हमने देखा है कि मैक्सिमम स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में काफी एक्शन है, वहां पे काफी इंटरेस्टिंग बाइंग हो रहा है, काफी सारे एक्सपर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस बार के अगर मार्जिन मैकेनिज्म्स को अगर आप देखें, या तो जो सेबी ने जो ओवरऑल जो एक कैप रखा है सभी स्टॉक्स के ऊपर या कंपनीज के ऊपर, मुझे लगता है कि इसमें जो भी एक्टिविटी है वो काफी जेन्युइन लग रही है, और आने वाले दिनों में हमें काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और काफी सारे लोग इसमें अटके थे अनिल जी, तो मुझे लगता है उन्हें होल्ड करना चाहिए, हमें अच्छे रेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ये है आपके लिए कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज पर राय। ढेर सारी राय आ रही है सुमित जी के लिए। सुमित जी 3:30 बजे मुझे याद दिलाइएगा, बाजार जब बंद होगा तो मैं आपके लिए जो जो सजेशन आए वो जरूर आपको बताऊंगा। मेरा ध्यान थोड़ा सा भी बढ़ा, अभी मैं थोड़ी देर ट्विटर नहीं देखूंगा, नहीं तो फिर क्या ऐसे से आइडियाज़ आ रहे ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बस देखते रह जाएंगे आप। आइए, बाजार की रिकवरी थोड़ी होती हुई दिख रही है, थोड़े एक्शन में बाजार आते दिख रहे हैं। नतीजों पर करते हैं फोकस। JSW स्टील कल पेश करेगा अपने नतीजे दिसंबर तिमाही के। बता रहे हैं आशीष कैसे रहेंगे रिजल्ट। आशीष, मेटल कंपनियों के रिजल्ट की शुरुआत कल ही होगी JSW से? बिल्कुल सर, कल पहला स्टॉक है मेटल स्पेस में और अच्छी शुरुआत हो रही है, बढ़िया, क्योंकि नतीजे अगर आप देखें तो हर पैमाने पर आपको अच्छे नजर आएंगे। सिर्फ एक मार्जिन का आंकड़ा ऐसा है जो मोर और लेस थोड़ा सा अगर आप देखें तो फ्लैटिश ही कहेंगे, क्योंकि 27.2% थे पिछले साल मार्जिन, इस बार 26.9, यानी राउंड ऑफ करके देखें तो करीब करीब 27% के आसपास की जो मार्जिन है वो स्टेबल देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी सभी आंकड़े जो है बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए आय का आंकड़ा, यहाँ पर साल दर साल आपको 63% की ग्रोथ नजर आएगी, क्योंकि इन्होंने जो भूषण पावर का अधिग्रहण किया था, तो इसके चलते यहाँ पर आय का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिक्री काफी बढ़िया हो रही है, कीमतों में जो ट्रेंड है वो लगातार अप ट्रेंड वाला है, तो 61% का जो उछाल है आपको कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा में नजर आएगा। मार्जिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो कुल मुनाफा है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 103% की तेजी देखने को मिलेगी। 5440 करोड़ का आंकड़ा जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। हर पैमाने पर जो है नतीजे काफी बढ़िया है। खाली मार्जिन पर ड्रॉप इसके लिए देखने को मिलेगा क्योंकि कोकिंग कोल की जो कीमतें हैं उनमें एक बड़ा उछाल देखने को मिला था, इसके चलते जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन बाकी हर पैमाने पर अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया आएंगे। बढ़िया ही रहने वाले हैं। थोड़ा स्टॉक्स भी करेक्ट कंसोलिडेट हुए हैं। लास्ट 2-3 दिनों में मेटल्स थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वीक बाजार में भी होल्ड आउट करा है, और अब देखेंगे अर्निंग सीजन मेटल्स के लिए कैसा रहता है। वैसे ऑन द लुक्स ऑफ इट अच्छे ही नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं JSW स्टील से। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले ली जाए, JSW स्टील किस तरह का इसमें आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वागले साहब, कोई राय JSW स्टील के चार्ट पर सर? दीपांशु, व्यू तो डेफिनेटली बुलिश है। ये माहौल में ये होल्ड कर रहा है, 1% ऊपर है। मेरा मानना ये सूनर देन लेटर 710 तक जाना चाहिए 2 से 3 दिन, या जब भी बाइंग आता है। अभी 683 है, थोड़ा सा एक 4-5 रुपए नीचे 680 678 वो सही एंट्री होगा, और मेरा स्टॉप लॉस 672 का होगा, टारगेट 710। तो ये है आपके लिए JSW स्टील, रखते हैं इस पर नजर है श्रीकांत जी की कॉल पर बिगुल उनके लिए BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु, देखिए, मुझे लगता है कि मेटल इंडेक्स में एक काफी अच्छा एक ट्रेंड बना है। इनफैक्ट मार्केट में हमने फॉल देखा है, लेकिन ये जो पूरा सेक्टर है और इसमें जितने भी लीडर्स हैं
उन सभी में एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है और एवरी टाइम रिकवरी हमने देखी है तो उसमें बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं और हर एक प्राइस हर एक स्टॉक ने उसके प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। तो ये यहाँ पे हमें लगता है कि मेटल स्टॉक्स में और मेटल इंडेक्स में हमें और इजाफा देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो अगर इसे अगर आप कोरिलेट करते हो हमेशा विद इन्फ्लेशन एंड विद द डॉलर इंडेक्स प्राइस मूवमेंट, तो डॉलर इंडेक्स वीक होते जा रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन देता है कि इन्फ्लेशन हेज आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकता है। और इसी वजह से हमें लगता है कि JSW स्टील नो डाउट काफी अच्छा एक बेहतरीन पीक है, करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि टाटा स्टील पे भी ध्यान रखें, यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम्स बने हैं और करंट लेवल से अगर मैं टाटा स्टील 1205 के करीब बाय करता हूँ तो हमें स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 1180 का। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1260 से लेकर 1280 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर एज वेल एज टाटा स्टील, हमें तीनों में तेजी नजर आ रही है। एब्सोल्युटली, तो सभी मेटल काउंटर्स पर तेजी आ रही है और टाटा स्टील पर 1260 1280 के टारगेट्स आपके लिए निकल कर आ रहे हैं श्रीकांत जी की तरफ से, तो नजर रखिएगा। देखते हैं कल JSW स्टील के भी नतीजे आएंगे तो बाजार इस पर किस तरह का रिएक्शन आपको देता है। स्टॉक्स कुछ हैं जो भरपूर एक्शन में आ रहे हैं। भरपूर एक्शन में है रेमंड का काउंटर। इस पर अभी हमने कुछ दिन पहले खबर भी बताई थी, मुंबई में एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं जहां से 2000 करोड़ की आय की पोटेंशियल है। कुछ दिन पहले एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, फिर कंसोलिडेट हुआ, आज फिर से ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है रेमंड के चार्ट पर। कुणाल जी, कोई राय रेमंड पर? देखिए, राय पॉजिटिव है दीपांशु। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, बड़ा जबरदस्त मूव आया, उसके बाद 2-3 दिन की सुस्ती और आज फिर से काम पर लग गया रेमंड। ऊपर के लेवल्स डेफिनेटली आते हुए दिखेंगे। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 740 पर, अब रिवाइज स्टॉप लॉस 740-45 के आसपास रखें, होल्ड करें। मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको 900 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मेरी होल्ड करने की राय है रेमंड, इस पर रखिए नजर। अच्छा मोमेंटम काउंटर पर आ रहा है। एक और स्टॉक जो अच्छे मोमेंटम में रहा है वो है पॉलीकैब और इसके नतीजों का प्रीव्यू ले लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी हैं तैयार। आशीष, बताएं पॉलीकैब कैसे रहेंगे नतीजे? दीपांशु, नतीजे थोड़े से निराशाजनक देखने को मिलेंगे। वैसे आज जो हैवेल्स के नतीजे आएंगे इसके बाद क्लैरिटी और नजर आएगी, लेकिन सबसे पहले देखिए आय का आंकड़ा, क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा था कि जो B2B सेल्स है वो अच्छी हुई है, तो जिसके चलते आपको आय में जो है करीब 20% की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि जो लागत खर्चा है सभी अक्रॉस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। एबिटा यहाँ पर 9% की गिरावट देखने को मिलेगी। 342 करोड़ का जो आंकड़ा है हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। मार्जिन में भी अगर आप देखें तो करीब 3% का कट देखने को मिलेगा। पिछले साल 13% के मार्जिन जो है कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, इस बार मार्जिन केवल 10% रह जाएंगे और जो टोटल मुनाफा है ये अगर आप देखें तो 264 करोड़ से घटकर 228 करोड़, यानी 14% की जो गिरावट है यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी जो है ना विज्ञापन खर्च थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा और पिछले साल बिक्री भी काफी ठीक ठाक हुई थी, तो इसके चलते ऊंचे बेस का भी थोड़ा सा इफेक्ट है। नतीजे अगर आप देखें तो कमजोर आएंगे। ये है आपके लिए पॉलीकैब, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो चलिए कुछ और भी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। HDFC लाइफ और SBI लाइफ, इन दोनों पर भी आपको रखनी है नजर क्योंकि इनके भी नतीजे आएंगे और देवांशी हैं तैयार बताने के लिए दोनों इंश्योरेंस दिग्गजों पर क्या बाजार की एक्सपेक्टेशन है। देवांशी, कैसे रहेंगे नंबर्स SBI लाइफ, HDFC लाइफ? बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए बहुत ज़्यादा शानदार नंबर्स, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। SBI लाइफ की अगर बात करें तो माना जा रहा है कि उनकी जो नेट प्रीमियम इनकम है उसमें करीब 25% तक की बढ़त होती हुई दिख सकती है। इसके साथ ही इनके जो मुनाफा है उसमें 30% तक के आसपास की बढ़त देखने मिल सकती है। लेकिन जो VNB मार्जिन हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान इस बार नहीं लगाया जा रहा है और साथ ही जो APE है वो भी करीब 4200 के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय के लिए जो कमेंट्री आती हुई दिख रही है वो किस तरह से आती है। HDFC लाइफ की भी बात करें तो इस बार इनकी जो नेट प्रीमियम इनकम है उसमें 22% तक की बढ़त देखने मिल सकती है। साथ ही जो मुनाफा है वो 15% तक बढ़ता हुआ दिखेगा और साथ ही जो VNB मार्जिन है वो करीब 26% पर स्टेबल आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे भी देखना होगा कि जो क्लेम्स आते हुए दिखते हैं, साथ ही इनकी जो प्रोविजनिंग है वो किस तरह से है। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स होंगे। बहुत ज़्यादा शानदार या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स आने की उम्मीद इस तिमाही में इंश्योरेंस कंपनीज से नहीं लगाई जा रही है।
यह है आपके लिए इंश्योरेंस में नतीजे। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, नजर रखेंगे किस तरह से आते हैं इन दोनों के नतीजे पर। नजर रखनी है बाजार के एक और एक्शन पर। थोड़े ब्रेक के बाद IPO मार्केट्स फिर से आपको गर्म होती हुई दिखी हैं और वहां पर एक्शन बन रहा है। AGS ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी, यहां पर रखिए नजर। IPO अब पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। पहले दिन 88% सब्सक्रिप्शन था, अभी देखें तो लगभग 1.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। पर इसके साथ ही जो जुड़ी हुई कंपनी है CMS इन्फो सिस्टम्स, यहां पर रखिए नजर, क्योंकि ये स्टॉक पिछले कुछ समय से बढ़िया एक्शन में है। इनफैक्ट लिस्टिंग से अब तक देखेंगे तो अच्छी तेजी में रहा है। अनिल जी, AGS पर तो आपने कहा था कि एक बार नोटा या अवॉइड कर सकते हैं, बट CMS पर अच्छी तेजी है। इनफैक्ट लिस्टिंग से भी अब तक लगभग 30% की गेन ये काउंटर दिखा रहा है। 300 का लेवल आज क्रॉस किया है इसने। क्या राय रखते हैं सर CMS पर, और ऑफ कोर्स AGS के सब्सक्रिप्शन से CMS पर भी एक्शन बन रहा है? बिल्कुल दीप, और मुझे याद है 216 रुपये की इशू प्राइस से हमारी राय थी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगाएं, इसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक के तौर पर देखें। मुझे अच्छे से याद है, कभी कभी क्या होता है मैं अलग अलग शब्द यूज़ करता हूँ, उससे क्या बाद में मुझे याद रह जाता है। नहीं तो बहुत सारे IPO आते भूल जाते हैं हमने किसके लिए क्या कहा था, हर वक्त याद नहीं रहता। तो इसमें मुझे याद है कि मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट स्टॉक के तौर पर, मुश्किल से 2 गुना भरा था ये इशू। तो सबको अलॉटमेंट भी मिले, और आप देखिए अगर 216 वाला आज 300 रुपये में है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और इसमें बात वही है, पसंद आने का रीज़न भी यही था कि मैनेजमेंट ठीक है, कैश रिच कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, बिजनेस मॉडल ठीक है। तो उस लिहाज से तो जो बड़ा डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर जो रहा है CMS में और AGS जो इशू खुला हुआ है, दोनों लगभग एक जैसे बिजनेस है। खाली CMS ये कि सर्विसेज देता है, AGS मेरे ख्याल से प्रोडक्ट्स बनाने का भी काम करता है, ATMs बनाने का भी काम करता है। तो थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। लेकिन क्वालिटी के लिहाज से आप रेशियोज़ के लिहाज से देखेंगे तो CMS की फाइनेंशियल्स आपको ज़्यादा मजबूत दिखती है। एक्सेप्ट एक चीज़ है कि CMS का रेवेन्यू AGS के मुकाबले में कम है। AGS 1700-1800 रेवेन्यू करता है, ये 1200-1300 करोड़ करते हैं। लेकिन बाकी सारे मोर्चे पर मार्जिन, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट की मजबूती, इन सब के मामले में CMS बेटर है। तो अब भी आप मुझे पूछेंगे कि IPO में पैसा लगाएं यहाँ, तो मेरा CMS ही पसंद है। और जिन लोगों ने खरीदा है वो अब भी होल्ड कर सकते हैं। वैसे आपके 30% बन रहे हैं, 30-35%। पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहें तो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं पोर्टफोलियो में तो रखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी दीप। ओके, तो पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखिए, कोई परेशानी नहीं है। ये आपके लिए रहा है CMS इन्फो सिस्टम्स अनिल जी की तरफ से। IPO मार्केट की वजह से ये स्टॉक भी एक्शन में आ रहा है। पर एक्शन में सुमित जी, आइए उनके लिए बिगुल कैश का ऑप्शन। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक ऑप्शन है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2045, 2046। स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया। बाटा के अंदर 2040 वाला कॉल अभी 41-42 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह होगा। बाटा के अंदर कल का हाई ब्रेक हो रहा है। बाटा का चार्ट मेरे को अच्छा दिख रहा है, और बाटा में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा, जिसके अंदर 2075 से लेके 2100 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए बाटा का 2040 2040 का कॉल यहाँ पे CMD पे लेना है। 31 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 51 रुपए से लेके 55 रुपए तक के टारगेट बाटा के 2040 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से स्टॉक ने आज तेजी का मूव दिखाया है, ये जल्दी 1-2 दिनों में एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्पॉट लेवल के हिसाब से 2075 2080 तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन में खरीदारी करें। 2040 का कॉल, ऊपर में टारगेट 51 से 55। ओके, तो यह है आपके लिए बाटा पर कॉल ऑप्शन पर खरीदारी आती हुई सुमित जी की तरफ से। नजर के 2040 का कॉल खरीद कर जाएं, ये आपको सुमित जी सलाह दे रहे हैं। आइए अब फाइनल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी से, मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, बाजार ने हल्की रिकवरी जरूर दिखाई और इनफैक्ट बैंक निफ्टी के आपके टारगेट्स भी आते हुए दिख रहे हैं सर। होल्ड भी कर रहा है बैंक निफ्टी, अब 175 अंक नीचे, तो निचले स्तरों से करीब 200 पॉइंट्स की रिकवरी वहां पर आई है। ग्लोबल मार्केट्स अच्छी दिख रही हैं। डाउ फ्यूचर्स सेंचुरी लगाता हुआ इस समय, नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब और स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ, इनफैक्ट 0.7% तक की स्ट्रेंथ आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में आ रही है, तो अच्छा रिबाउंड वहां पर दिख रहा है। यूरोप के बाजार थोड़े सुस्त हैं, ज्यादा कमजोर नहीं। कच्चा तेल भी 88 के करीब ही कंसोलिडेट कर रहा है। क्या करके जाना है सर? ऑब्जेक्शन
दीप हल्की रिकवरी नहीं है, इसको अच्छी रिकवरी बोलो भाई। मतलब थोड़ा तकलीफ होती है ऐसे हल्की रिकवरी। जिस लेवल से हम घूमे, जिस टाइम से हम घूमे और जिस माहौल में घूमे, उससे तो रिकवरी अच्छी मानी जाएगी दीप। देखिए मतलब कहाँ लग रहा था थोड़ी देर पहले कि 100 पॉइंट ऊपर आ सकता है निफ्टी, कहाँ लग रहा था कि 300 पॉइंट ऊपर आ सकता है बैंक निफ्टी। नीचे से देखिए 37,600 से लगभग 37,925 का तीसरा टारगेट भी हासिल हुआ है। बैंक निफ्टी भी आप देखिए और निफ्टी भी आप देखिए, इनफैक्ट मैं कहूँगा 17,650 से आप 17,750 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि हमारा 17,750 तो क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस है, तो अगर उसके नीचे बंद नहीं हो रहे हैं और 37,700 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं तो कम से कम आप क्लोजिंग बेसिस पे तो स्टॉप लॉस से बच गए, तो इसलिए रिकवरी ठीक है। अब आप जो पूछें क्या करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि 2 काम। पहला, वैसे तो आप हैं नहीं, लेकिन अगर हैं तो शॉर्ट काट लीजिए, शॉर्ट कवरिंग करके जाइए। और दूसरा, अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो थोड़ा ज़्यादा ना खरीदे, थोड़ा सा खरीद कर जाए कल के लिए। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, 4 दिन से काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं, एक रिकवरी का केस बनता है, लेकिन देखिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी खरीदारी करके चले। लेकिन जिन लेवल्स पर आप बंद हो रहे हैं, जितना आप करेक्शन दिखाए हैं, उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग के फेवर में ज़्यादा है। अगर नहीं हिम्मत हो, नहीं दिल करे तो मत करो, कोई बात नहीं, कल कर लेना। लेकिन अगर कुछ करके जाना ही है तो फिर वो लॉन्ग साइड का ट्रेड होना चाहिए, शॉर्ट साइड का नहीं। रिस्क लगती है 17,600 का पुट खरीद लें, रिस्क लगती है 37,500 का पुट खरीद लें, लेकिन अगर करना है तो लॉन्ग करें, ना तो कुछ ना करें। जी दीप, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो चलिए, करना है तो लॉन्ग करना है, वरना कुछ मत करें। भरोसा है बाजार के अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिखी है इस समय, और एक्शन भी भरपूर बाजार में बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट निचले स्तरों से देखें तो बढ़िया एक्शन है। बैंक निफ्टी और मोमेंटम पकड़ता हुआ 37,900 पर आते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक जो फाइनल टारगेट्स के अनिल जी बात कर रहे थे वो भी आपको इस समय आते हुए दिखे हैं। स्टॉक्स जो इस रिकवरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइए एक बार वहीं पर डाल देते हैं नजर। भारतीय एयरटेल यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय आते हुए दिखा है। रेडार पर पूरे दिन नहीं रहा, बट अभी अगर देखें तो यहाँ पर निचले स्तरों से फिर से एक मूव बनती हुई दिख रही है जहाँ तक भारतीय एयरटेल का सवाल है। एक राय भी ले ली जाए भारतीय एयरटेल के चार्ट पर। श्रीकांत जी, क्या करना है? भारतीय एयरटेल मोमेंटम में आ रहे हैं इस समय। बिल्कुल, इनफैक्ट इस बार हमने जब मार्केट में रिकवरी देखी थी तो सबसे पहले रिकवर होने वाला स्टॉक था भारती, और उसका अगर आप करेक्शन भी देखें तो एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स काफी लिस्ट करेक्टेड स्टॉक है और कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये काफी क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें स्ट्रेंथ है और ये और बढ़ सकता है। तो करंट लेवल से 717 718 में बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 705 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे वापस एक बार 740 745 के। साथ ही साथ हमने रिलायंस के रिजल्ट के सामने हमेशा भारती में कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बिल्कुल देखा है और हमें लगता है कि ये जो एक्शन है, प्राइस एक्शन, ये काफी पॉजिटिव है, इसे लॉन्ग किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। तो भारतीय एयरटेल पर रखेगा नजर, ये स्टॉक भी आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहा है। इस पर भी अच्छी मूव आई है इस समय। दीपक नाइट्राइट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और मोमेंटम पकड़ता हुआ 3.5% ऊपर ये काउंटर आया है। सिंजीन, इस पर भी रखिए नजर, अच्छी स्पाइक के साथ ये भी अब मूव कर रहा है। और इन्फो एज ये भी नीचे से एक्शन दिखा रहा है। जेके सीमेंट पर अच्छी खरीदारी आ रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखी है। एल&टी टेक भी जो नतीजों के बाद इस पर शार्प रिएक्शन आया था, अब रिकवर करके पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। तो इवेंटफुल डे रहा है भारतीय बाजारों के लिए। ये हफ्ता काफी इवेंटफुल रहा है क्योंकि 18,350 का हाई बनाने के बाद एक शार्प फॉल आई थी, पर आज निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी करके बाजार बंद हो रहे हैं। फिर भी 150 पॉइंट का कट आपको निफ्टी पर दिखेगा, लगभग 150 पॉइंट का कट निफ्टी बैंक पर भी दिखेगा। स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहे हैं, पावर ग्रिड आज का सरप्राइज आउट परफॉर्मर 5% की तेजी के बाद। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कब पावर ग्रिड निफ्टी का टॉप गेनर था, और वो भी 5% की तेजी के साथ। तो यहां पर जबरदस्त मूव आई है। भारतीय एयरटेल 2% ऊपर, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक, हीरो मोटोकॉर्प और आइशर कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छी मूव दिखी है। गिरावट थी बजाज फिनसर्व, 4.5% का कट इस काउंटर पर आपको दिखा। बजाज ऑटो नतीजों के बाद ये 3.5% नीचे। डिवीज लैब 3% फिसलता हुआ। इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, एचसीएल टेक, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दिग्गज थे जिन्होंने परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया, और इसलिए आप देख रहे हैं 150 पॉइंट का कट निफ्टी पर था। तो बैंक्स फाइनेंशियल से हल्का सहारा,
कोशिश मिली कुछ काउंटर से बट मूव नहीं कर पाए, और फिर जो बाजार के दिग्गजों में भारी गिरावट थी उसकी वजह से आपने देखा निफ्टी 150 पॉइंट के कट के साथ क्लोज हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स एक्शन में थे। चोला इन्वेस्टमेंट 5% ऊपर, दीपक नाइट्राइट, हिंदुस्तान कॉपर, अपोलो हॉस्पिटल्स 3-4 दिनों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद बाउंस बैक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, JSPL, एस्ट्रल, साथ ही बलरामपुर चीनी, नवीन फ्लोरिन, रेन इंडस्ट्रीज, बाटा, BEL, ग्रैन्यूल्स और टोरेंट पावर जहां पर आपने अच्छी मूव देखी। ऑरेकल फाइनेंशियल नतीजों का रिएक्शन 7.5% नीचे, टाटा कम्युनिकेशंस नतीजों का रिएक्शन 5.5% नीचे, MRF यहां पर सीएट के नतीजों का रिएक्शन देखा, MRF और अपोलो टायर्स दोनों में कट्स थे, गोदरेज कंज्यूमर, ICICI लोम्बार्ड, साथ ही आपने देखा जी एंटरटेनमेंट, IDFC फर्स्ट बैंक, बिरला सॉफ्ट, लॉरस लैब्स, अमर राजा, कुछ और स्टॉक्स जहां पर वीकनेस बनती हुई दिखी। कैश मार्केट में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन आज के ट्रेड में बनते हुए दिखा है। कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर, ग्रीव्स कॉटन एक बार फिर से सर्किट पर आते हुए अच्छी मूव, 10% का रिएक्शन कॉन कॉल के बाद स्टॉक में आई तेजी, लाओपाला यहाँ पर HNI एक्शन हुआ, भारत डायनामिक्स, साथ ही ट्राइडेंट यहाँ पर अच्छी मूव ऑलमोस्ट सर्किट पर, गुजरात एल्कलीज और मिंदा कॉप जिसकी अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर भी अच्छी मूव आई। तो अनिल जी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। इंडेक्स लेवल पर आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी भी, 17,800 के जस्ट नीचे निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई सर, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 37,900 के करीब पहुंचता हुआ 150 पॉइंट के कट के साथ। आपने एक थोड़ी रिकवरी, आपसे ज्यादा रिकवरी बोली नहीं जा रही। बैंक निफ्टी कितनी चाहते थे रिकवरी, ये बताइए। थोड़ा आई थिंक ऑलमोस्ट 38,000 के पर अच्छा आता तो और मजा आता सर। हाँ तो ऐसे बोलो ना, 38,000 कल हो जाएगा, ठीक है, डन सर। चलिए, तो कल दीप कहेंगे कि बेहतरीन शानदार रिकवरी आज 38,000 के ऊपर। कल हमें दीप के चेहरे पर स्माइल चाहिए, तो भाइयों सब लोग मिलकर 3:30 बजे के बाद जोर लगाएं, कल सुबह 9:15 बजे तक की 38,000 के ऊपर आपको कल बैंक निफ्टी के दर्शन हो। फिलहाल प्रोविजनल क्लोजिंग आई है, फाइनल क्लोजिंग के लिए थोड़ा सा इंतजार, लेकिन तब तक बता दें आपको आज शाम का आयोजन क्या है। चलिए आप सबको बता दें कि हमारे स्पेशल शो बात दुनिया की ये है आज शाम का बेहतरीन शो, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की बेहतरीन खबरें जो बेहद दिलचस्प है, दिखने में मज़ेदार है और आपका ज्ञान बढ़ाने वाली। यकीन नहीं है तो एक झलक देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप पर ड्रोन हमले का पर्दाफाश, निवेश को तरसते पाकिस्तान ने सस्ती जमीन का दिया लालच, ब्लाइंड डेट और लॉकडाउन का क्या है खेल, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां ऑर्डर देने पर होती है गलती, और एक बच्चे से रोबोट ने कैसे निभाई यारी। देखिए दुनिया भर की दिलचस्प खबरें बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ओके, तो ये थी जी बिजनेस पर बात दुनिया की। लेकिन हाँ, बात दुनिया की से याद है, सुमित जी की बात करना तो रह गया। सुमित जी जरा मेरी टाइमलाइन पे जाइएगा ट्विटर पे। ओ भाई साहब देखिए आपने, हाँ तो जरा मेरे वाले पे पढ़िएगा। बहुत सारे लोगों ने आपको टैग नहीं किया है, खाली मेरे, क्योंकि सजेस्ट मुझे करना है ना कि आपके लिए ट्रीटमेंट। मतलब एक तो सबसे बढ़िया है कि सुमित जी को कहें कि हर रोज सुबह 3 बजे उठें, 3 दिन तक ऐसे उठें, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाएं 3 बजे और 3 बार ओम का जाप करें, आपका ठीक हो जाएगा। मतलब इससे गजब। अरे मतलब कुछ लोगों का कहना था कि सुमित जी को आपने वो अनुमलिक टाइप की पैरोडी बनाना बंद करवा दिया, इसलिए। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो उन्होंने, उनका गला खराब है, बोले या तो सुमित जी का स्टॉक सीधा खुलते ही उनके बोलते ही सर्किट पे लग जाए तो भी गला ठीक हो सकता है। अब बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका और बताया जो आपको पर्सनल लेवल पे करना है। उन्होंने बोला कि शाम को सुमित जी को आप 8 बजे के बाद बंसल जी के पास भेज दें, दूसरे दिन सुमित जी आपको सुबह एकदम ठीक होकर मिलेंगे, ऐसा भी लोगों का मानना है। तो चलिए कुल मिला के सुमित जी कोई भी आप तरीका अपनाएं, पहली चीज़ ठीक हो जाए, दूसरी चीज़ जिन जिन लोगों ने आपको भेजे सुझाव वो आपके वेल विशर है, आपको सब ये देखो आगे सुमित जी सब आपके वेल, सारे वोट आपके ही सुमित जी, बिल्कुल 100%। जब भी आप चुनाव में खड़े होंगे चिंता न करें।
आइए सुबह जी के बाद अब आज शाम के प्रोग्राम की तरफ और आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी की एंट्री क्या हुई कि एविएशन सेक्टर के लिए मानो आफत आ गई है। अमेरिका में 5G सेवा शुरू होते ही एयर इंडिया ने अपनी अमेरिका जाने वाली 14 उड़ानों को रद्द कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि विमान में इस्तेमाल होने वाले रेडियो अल्टीमीटर की फ्रिक्वेंसी और 5G स्पेक्ट्रम की रेडियो फ्रिक्वेंसी बिल्कुल एक दूसरे के पास है। अब मालूम है जब अपने फ्लाइट में बैठते हैं तो सब बोलते हैं अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आपके पास है तो बंद कर दो, इससे हमारे विमान के संचालन में बाधा आती है। आपको समझ में नहीं आता क्या आती है बाधा, अब लो ये बाधा आती है। तो 5G की जो फ्रिक्वेंसी है और जिस पर विमान उड़ते हैं और जो कंट्रोल टावर से अपना संपर्क करते हैं बिल्कुल नज़दीक है, एकदम पास है। इससे क्या विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ ये सारा प्रभावित हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि 5G क्या है और क्यों इसे लेकर एयरलाइन और विमान कंपनियां डरी हुई है। साथ ही हम 5G को लेकर कुछ भ्रम भी हैं, भ्रांतियां भी हैं, गलत फहमियाँ भी हैं, वो भी दूर करेंगे। 5G का फ्लाइट कनेक्शन क्या है, टेंशन, आज शाम 5 बजे का हमारा ये शो। जुड़ेंगे हमारे साथ स्पेस के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट्स राजेश छारिया साहब होंगे, प्रेसिडेंट ISPAI, अभिनव बर्रे साहब होंगे जॉनेट टेक्नोलॉजी के, बताएंगे आपको इन सब के बारे में। मनी गुरु, म्यूचुअल फंड में तो आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन निकालना यानी कि रिडम्पशन करना आपको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कब निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड स्कीम से रिडीम करने के सही वक्त क्या है, सही ट्रिगर्स क्या है वो चीज़ें जो आपको निवेश रिडीम करने के पहले देखनी चाहिए। इन पर होगा हमारा खास शो निकासी का राइट टाइम कब, आज शाम 6:30 बजे। कोरोना की मार से रियल एस्टेट सेक्टर भी अछूता नहीं रहा है। राज्यों में पाबंदियों से एक बार फिर से इस सेक्टर की मुश्किलें आने शुरू हो रही है, रिकवरी थोड़ी धीमी होती दिख रही है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को इस बार बजट से क्या कुछ बड़ा बूस्ट मिलने वाला है? क्या ज़्यादा रोजगार देने वाले रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना की जो मार है उससे उबरने के लिए सरकार कुछ करेगी? इन सब पर करेंगे बातचीत। इंडिया 360 डिग्री में हमारी खास सीरीज कोरोना का मारा बजट का सहारा, ये है आज का हाउसिंग सेक्टर, जिस पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। दूसरी हमारी कवर स्टोरी है वो है आपको प्रस्तावित गोल्ड सेविंग अकाउंट, जिसमें आप अपने बचत खाते में कभी भी पैसे जमा करा सकते हैं। उसी तरह से आप कभी भी चाहें तो अपने अकाउंट में गोल्ड जमा करा सकते हैं। अरे भाई गोल्ड भी तो एक तरह से करेंसी है, मान लो जैसे रुपए पैसे हैं, जैसे बैंक से आप चेक से चेक करते हैं, वैसे गोल्ड का भी सेविंग अकाउंट खुलने जा रहा है। अब आप सरप्राइज होंगे ये क्या है, या गोल्ड का सेविंग अकाउंट खुलेगा, कैसे काम करेगा, क्या फ़ायदे होंगे, इन सबके पूरे के पूरे विश्लेषण को देखेगा रात 8 बजे गोल्ड का सेविंग अकाउंट। और मैं बता दूं आपको ये गोल्ड का सेविंग अकाउंट और इसके जस्ट पहले जो हमने अभी बात की रियल एस्टेट की, ये किसी प्राइम टाइम बुलेटिन पे ऐसी काम की बातें मिलेगी नहीं। फालतू का हंगामा, उछल कूद, ये वो चीखना चिल्लाना, इन सब से हटकर थोड़ा ना शांत दिमाग से अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, यही काम आएगी। ठीक है, तो गोल्ड का सेविंग अकाउंट बहुत काम की चीज़ है, शाम को 8 बजे मिस मत कीजिएगा। और बंसल जी आपको भी देखना है गोल्ड का सेविंग अकाउंट, हो सकता है कल सुबह फिर कुछ भी सवाल पूछ लूं। नहीं अनिल जी जरूर देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। आपने बोला है सवाल पूछूंगा तो मतलब कि अच्छे से कान वान खोल के, कान आंख खोल के अच्छे से देखूंगा। अनिल जी ओके, चिंता न करें, नहीं पूछूंगा, आप देख लीजिएगा, बस काम की चीज़ है। ऐसा डर नहीं तो पता चला बंसल जी ने सब काम बाकी छोड़ के बोले मुझे कुछ नहीं, मुझे ये वाला देखना है। आपके इवनिंग के जो भी प्रोग्राम हो, जो भी काम हो, आराम से निपटाइए, बस तैयार रहिए आप खाली बजट के दिन के लिए। 1 फरवरी को आपके दर्शन यहाँ पर होने चाहिए साक्षात, और आनंद आना चाहिए बजट के दिन हमारे सारे एक्सपर्ट के साथ। वो मज़ा, वो फील जो है, वो वाइब्रेशन जो आप सबके साथ आएगी, वो जोश एनर्जी होगी, उसका मज़ा ही अलग होगा। तो बस उस बड़े दिन का इंतज़ार है हम सबको। तब तक आज के दिन आप सब लोगों ने जो इतनी मेहनत की, काम किया, इतने ख़राब माहौल में भी मूड माहौल अच्छा रखा, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर, पता है आपको 180 नीचे बंद हुआ है। जैन साहब स्माइल दिख रही है आपके चेहरे पर, देखो 650 सेंसेक्स बंद हुआ है, इतना नीचे बंद हुआ है। ये तो हमारा ही पैनल है जो फिर भी मुस्कुराता रहता है जी। बट हम इस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देख रहे हैं अनिल जी, जो आप कह रहे हो ना कि अच्छे से बाउंस होके बंद हुआ, और 17,600 800 एक अच्छा लेवल था जहां पे नीचे से बंद, और प्लस मेरा जो इंडेक्स है स्मॉल कैप इंडेक्स, वो तो ग्रीन में हुआ अनिल जी। बिल्कुल, अरे वाह, अच्छा जैन साहब का इंडेक्स, ओके। नहीं लेकिन ये बात सही है, 17,750 जिस लेवल के नीचे ट्रेंड आपका पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा, जिसकी आज सुबह हम बार बार बात कर रहे थे मैं और दीप, आज देखिए वहीं पर जाकर बंद हुआ, वो लेवल तोड़ा नहीं है या उसके आसपास बंद हुआ। बैंक निफ्टी में हमें 37,700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए थी, थैंक गॉड 37,850 की मिली, तो डाउन बट नॉट आउट।
है ना, थोड़ा सा ठीक है। देखते हैं कल रिकवरी का दिन बनता है या नहीं। डाउ फ्यूचर्स सेंचुरी मार्केट ट्रेड करने के मूड में है। विदा लेंगे वागले साहब से, कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी से भी। श्रीकांत जी का धन्यवाद। और हिमांशु जी, आज आपने फ्रंट फुट पे ज़बरदस्त बैटिंग की, खतरनाक वाली मतलब एकदम, और बाहर निकल के क्रीज से एकदम। और जैन साहब हमारे सदाबहार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर।